तो आप बहु प्रिंसिपल से कंटिन्यू करते हैं, जितने लोग नए ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग का जो भी कौन सा चल रहा है, चैप्टर 1 चल रहा है, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम पोर्शन पढ़ लिया है। तो हम क्या करेंगे, क्लास के बाद से ना हम आप लोगों को पूरा रिवीजन करा देंगे, कितना कितना पढ़ा, और ध्यान रहे क्लास में थोड़ा सा, ठीक है। नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगा। वैसे भी केमिस्ट्री नहीं आता समझ में, मैं एकदम स्ट्रेट बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैं इतना साल पढ़ा चुका हूँ, तब जान रहा हूँ कि केमिस्ट्री किसको समझ में आता है, किसको नहीं आता है। इसलिए आए हो 2 घंटा समय दे रहे हो तो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो हमने क्या करा था, आप लोग का पीएटी का सिलेबस अगर देखोगे, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, 2 चैप्टर है। मतलब पहला स्टार्टिंग का इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल हमने बताया था। इनऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर क्या है आपका, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, जिसको रासायनिक आबंध बोलते हैं, ठीक है। पहला आप जो चैप्टर था आप वो था परमाणु संरचना। तो आप लोग कॉपी में लिख लो, जो नए आए हो, जो नए आए हो क्या लिखोगे, परमाणु संरचना, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आता है पूछना हिंदी में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, परमाणु संरचना में आप लोग को जो आखिरी टॉपिक है और वो जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है आपका अबाव का प्रिंसिपल है, ठीक है। जिसमें आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है। क्या पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कल बनाना सीखा था, ठीक है। एक और सिंपल सा हम देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आपको कैसे दिया रहेगा, आपको दे दिया रहेगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपको दे दिया रहेगा 11, ठीक है। एटॉमिक नंबर 11 दे दिया रहेगा। आपको ऑप्शन मिलेंगे 4। क्या मिलेंगे आपको, 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन कैसे ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे हमको अबाव के हिसाब से भरना है तो हम कल बताया था, ठीक है। तो क्या रहेगा, 1s1, 2s1, 2p3, ऐसे पहला ऑप्शन रहेगा। हमको क्या करना है, एटॉमिक नंबर 11 का हमको करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करना है। क्लियर है। तो हमको ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। एक में रहेगा तुम्हारा कैसे रहेगा, 1s0, 2s0, 2p3, ठीक है। एक में क्या रहेगा, 1s2, 2s2, ठीक है, 2p6, ठीक है, और 3s1, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा आपका 1s2, 2s1 और 3p जो रहेगा 2। क्लियर है। तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को करेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको अबाव के नियम के हिसाब से भरते हैं, ठीक है। तो अबाव का नियम क्या कहता है हमको ये जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अबाव का नियम क्या कहता है कि जो चारों ऑर्बिटल होते हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, ठीक है, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल, ठीक है। तो जिन ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी, जो ऊर्जा होगी, कम होगी, उसमें पहला इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। क्लियर है। जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है उस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किया जाता है, ठीक है। ऊर्जा से मतलब हमारा ये है कि जब हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, ठीक है। समझना चीज़ों को, ऑर्बिटल कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस, नाभिक के पास पाया जाता है। तो नाभिक के पास जो भी ऑर्बिटल पाए जाते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, कम होती है। कैसे कम होती है, क्योंकि उनका जो आकर्षण होता है नाभिक के प्रति ज़्यादा होता है। क्लियर है। ऊर्जा, आपको कोई चीज़ को अगर कोई इंसान आपको क्या करके रखा है, बांध के रखा है, तो आप अपनी एनर्जी दिखा पाओगे क्या, नहीं दिखा पाओगे। लेकिन आपको अगर कोई खोल देता है, फ्रीडम दे देता है, आपको आज़ादी दे देता है, आप क्या करोगे, फ्रीली घूमोगे, आप अपने हिसाब से काम करोगे, ठीक है। तो ऐसे क्या क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन के पास इतना तो बेसिक आप लोग को पता ही होगा, जब आप लोगों ने 10th में पढ़ा भी है, 11th में भी जैसे बोल रहे हो कि आप लोग 4 टॉपिक पढ़े हो, तो उसमें भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संबंध आया होगा, इतना तो जानते हो। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं, और नाभिक के पास कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इनका इंटरेक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन हम जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ती जाती है, कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है नाभिक से क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी जब बढ़ती जाती है, उसका डिस्टेंस जब बढ़ती जाता है न्यूक्लियस से, तो उसका जो अट्रैक्शन होता है, उसका अट्रैक्शन भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो बाहरी सेल में, मतलब आउटर मोस्ट सेल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में बाहरी सेल बाह्य सेल बोलते हैं, बाह्य कोष जिसको बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन सभी में पाए जाते हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा, जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाता है, हमारा क्या होते जाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होती है, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी नाभिक से क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। और जैसे बढ़ा मतलब क्या हो जाएगा, आप ही खुद देखो ना, यहाँ पे मैं जो डायग्राम बनाया हूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो इधर जाना। इस इलेक्ट्रॉन को मैं कंपेरिजन करूं, देखो पॉजिटिव चार्ज हमको यहाँ पे दिख रहा है,
ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फिजिक्स में भी पढ़े होगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें ज़्यादा होगा न कि इसमें होगा, ठीक है, तो हमेशा याद रखना। अब देखो हमने कल क्या पढ़ा था, एन कोस पढ़ा था ना, n = 1 KLMN कोस पढ़ा था, तो हमने क्या नाम दिया इसको, KLMN नाम दिया था, ठीक है। जब n = 1 होता है मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, तो आप लोगों को मैं अभी इसके बाद जो नए लोग आए हो मैं एक बार फिर से बताऊंगा अभी, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू भी करना है क्लास, तो पूरा चीज़ नहीं बता पाऊंगा अभी, ठीक है। तो थोड़ा कोऑपरेट करो, समझो, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे जैसे तो हम क्या करते हैं इसको, सपोज मैंने मान लिया n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, तो आप ही लोग बताओ n = हमने क्या देखा था, s देखा था कि नहीं, मतलब s ऑर्बिटल हो गया, s ऑर्बिटल, ठीक है। फिर क्या होता है, sp ऑर्बिटल होता है। फिर क्या देखा था कल बताओ, चलो spd देखा था, फिर हमने क्या देखा था, spdf देखा था। तो आप ही लोग बताओ 1 2 3 4 जैसे जैसे n का मान बढ़ते जाता है, सभी को दिख पा रहा है, जैसे जैसे n का मान बढ़ते जा रहा है 1 2 3 4 नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है कि नहीं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और ये हमारे क्या है, ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल का परिभाषा क्या होता है, त्रिविम दिशा में, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में ऐसा जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता जो होती है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की ज़्यादा होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल बोलूँगा तो क्या होगा, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं। तो देखो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मैंने एस कर दिया, यहाँ पे पी कर दिया, यहाँ पे डी कर दिया, यहाँ पे एफ कर दिया, तो सबसे एनर्जी किसकी कम होगी, एस ऑर्बिटल की हो रही है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे कर रहे हैं, पहले एस में कर रहे हैं कि नहीं, ठीक, क्या कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, एस कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, पी में कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एस पी, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अब बाउ नियम के हिसाब से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है वो क्या होती है, जिसका लोएस्ट एनर्जी होता है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मैं 11 को देखूँ तो 11 हमारा किसका एटॉमिक नंबर है, सोडियम का परमाणु क्रमांक, ठीक है। 11 किसका है, जब हम आवर्त सारणी में देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो 11 जो होता है किसका होता है, सोडियम का होता है, ठीक है। तो सोडियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसमें से कौन सा होगा जी, है तीसरा वाला, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, देखो 2 2 4 6 10 और 1 11 हो रहा है। तो आपको ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा, क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, मैं कल जो फोटो इन लोग को दिया था आप लोगों को भी मैं दे दूंगा, आप लोग को बस जो अब्बाऊ का जो नियम मतलब सीरीज है, सीक्वेंस है, उसको आपको याद करना है बस, ठीक है। वो उसको याद करोगे तो आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग क्या करना पड़ेगा, पानी पी लो, नींद आ रही है तो, ठीक है। अब बात क्या आती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आवर्त सारणी याद करना पड़ेगा। कितने लोगों ने ट्राई किया, कोशिश है, नहीं हुआ, और किसी ने ट्राई करा है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हम सेलेक्ट करते हैं, हम भी एग्जाम देते हैं कि कौन सा माइनर सब्जेक्ट है, कौन सा मेजर सब्जेक्ट है। आप लोग भी सेलेक्ट करते हो कि मेरे से हॉर्टिकल्चर बन जाता है तो हम उसको पढ़ेंगे ज़्यादा, लेकिन क्या गलत हो जाएगा कि आपको केमिस्ट्री में 10 नंबर मिल जाए, तो क्या आप इतने कॉन्फिडेंस हो कि आपको हॉर्टिकल्चर में 80 में 80 मिलेगा। एक जने बता दो चलो मेरे को, अगर मान लो 20 कम हो जाता है, 20 सपोज कम हो जाता है, तो 10 अगर मेरे को बायो में मिल गया, 10 अगर मेरे को केमिस्ट्री में मिल गया, 10 फिजिक्स में मिल गया, और एक क्या पढ़ते हो 10 मैथ्स में मिल गया, तो क्या गलती है, कोई सब्जेक्ट बेकार नहीं होता है। मैं मान रहा हूँ, ठीक है, हम भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम भी सेलेक्ट करते हैं कि इनऑर्गेनिक पढ़ूँ कि फिजिकल पढ़ूँ, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना प्लानिंग करके चलना पड़ता है, क्लियर है। तो इस हिसाब से केमिस्ट्री को हमने जैसे 11 चैप्टर में बांटा है ना आप लोग के PAT के सिलेबस में, तो आपको हम कौन बोल रहे हैं, केमिस्ट्री किसी लोग का मन नहीं होता है, बहुत लोग का मन नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, जो इजी टॉपिक रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई जरूरी थोड़ा है कि 11 के 11 टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो टॉपिक तुमको समझ में आ रहा है, जैसे अभी ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे एक भी स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे ना, कौन सा एल्कोहल है, कौन सा फिनॉल है, और फिर कहाँ डबल बॉन्ड लगाऊँ, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाऊँ, समझ रहे हो। तो जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उसको आप लोग अच्छे से पढ़ो। जैसे मैं टॉपिक बता दूंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, नोमेनक्लेचर, ये कुछ टॉपिक्स है आपको, कोलाइडल स्टेट, बायोमोलिक्यूल्स, ये टॉपिक आप लोग इजीली बना सकते हो आपके एग्रीकल्चर के एग्जाम, क्लियर है। तो आप जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं सब लोग आप ध्यान से सुनेंगे कि जो जो हम टॉपिक अभी बताएंगे आप लोग के बारे में बता दूंगा कौन कौन सा टॉपिक आप लोग से बनेगा, ठीक है। और कुछ परसेंट होता है आप लोग का इंटरेस्ट की, टॉप सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक होता है ना कि आपको कितना पसंद है, बाकी नहीं तो आपका हॉर्टिकल्चर वाला टीचर भी कुछ नहीं कर सकता आपको, ना आपका बायो वाला टीचर कुछ नहीं कर सकता जब तक आपका मन हो। अब कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है, क्लियर है। तो आप इस चीज़ को इस मेंटालिटी के साथ बैठोगे तब जाके कुछ बनेगा, नहीं तो आप बोलोगे सर हमको समझ नहीं आता है केमिस्ट्री, तो इसके अलावा कोई भी तुमको नहीं पढ़ा सकता।
क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो, अब हमने समझ में आ गया कि जो भी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, नियर द न्यूक्लियस होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। मैंने प्रॉपर रीजन बता दिया, ठीक है। अब ऑर्बिटल, सर ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल भी बता दिया कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाया जाता है किसी भी परमाणु में, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है। सर ऑर्बिटल कैसे कहते होते हैं, कहाँ पे होते हैं, तो ऑर्बिटल के 4 प्रकार के होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, ठीक है। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, लिखो कॉपी में जितने नए लोग हो, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो नए आए हो यहाँ पे लिख लो एस पी डी एफ। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप लोग को पता होना चाहिए सब चीज़। एस ऑर्बिटल में मैक्स टू मैक्स हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। पी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 6, ठीक है। डी ऑर्बिटल में 10, ठीक है। और ये मैंने अपने मन से नहीं भरा है, वो सब नियम है, ठीक है। अपने मन से मैंने 6 नहीं भर दिया है, ठीक है। 3 भी कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन वो डिमांड के ऊपर है कि हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। एफ मतलब कैसे होता है, 14 होता है, ठीक है। और एक चीज़ और बता देते हैं इसी के साथ में ही हम, ठीक है। तो आप लोग को अगर जैसे बनाना होगा, क्योंकि अभी काम आएगा जब हम वाइब्रेशन पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। अब कैसे आएगा देखो आप लोग सब, ओए क्या हुआ, क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मेरे को, बता रहे हैं। एस ऑर्बिटल ऐसे दिखता है, ठीक है। जो ब्रैकेट में हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रक्चर अलग दिखता है, हम बता रहे हैं ऐसे, ठीक है। नीचे में आप लोग लिख लो, पी ऑर्बिटल में ऐसे 3 डिब्बे होते हैं जिसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन जैसे भरे थे ना इसमें, ठीक है। डी ऑर्बिटल में आपका क्या रहता है, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है, जिसमें आप 10 इलेक्ट्रॉन की बात करो ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एस ऑर्बिटल, ये हमारा हो गया पी ऑर्बिटल, ये हमारा हो गया डी ऑर्बिटल, ये हो गया एफ ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे करोगे, जो लिखवाया हूँ सर आप कैसे इसको फिल करोगे, तो बिल्कुल फिल करेंगे। देखो 1 2 रेड में भर देते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब देखो मैं अभी यहाँ पे 2 भी लिख सकता था, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 2 भी लिख सकता था, लेकिन ऐसे नहीं भरा जाता, वुंड्स के नियम के अनुसार ऐसे नहीं भरा जाता, ठीक है। अब देखो फिर कैसे हम भरते हैं, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। देखो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, आप लोग भी गिन लो, देखो 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। पी में कैसे 6 इलेक्ट्रॉन होएगा, देखो ऐसे होएगा, ठीक है। हम ऐसे ही भर दे रहे हैं अभी, ठीक है। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन देखो कैसे होगा, ज़्यादा समझ नहीं आएगा तो जैसे कम से कम कुछ तो समझ में आएगा, जब पुस्तक पलटोगे आपको दिखेगा, अगर ऐसा वाला अरे क्या लिखा हुआ है ये तो कम से कम समझोगे, प्रैक्टिस से सब आ जाता है, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम कैसे लिखते हैं, क्लियर है। और आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो, है ना। जितना लोग भी अभी नए आए हैं सबको मैं रिवीजन करा दूंगा, जितना भी हमारा पढ़ाई हुआ। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को ही हम पढ़ा रहे हैं अभी फिलहाल। ये लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाता है। तो अभी हमने जैसे 3p6 लिखा था ना, तो देखो 3p6 ऐसे भरा जाता है, ठीक है। ये 3p6 दिख रहा है ना, पी ऑर्बिटल है, तो 3p6 2 2 4 2 6 2 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 14, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, क्लियर है। अब देखो आज जो एक टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बॉन्डिंग के बारे में जान लेते हैं। आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अगला जो आप लोग लिखो केमिकल बॉन्डिंग, जिसको आप लोग को टॉपिक में लिखा होगा, ये सिलेबस में रासायनिक आबंध लिखा है शायद सिलेबस में, आप लोग हिंदी सिलेबस तुम्हारे में क्या केमिकल बॉन्डिंग लिखा है, आप लोग देख लो सिलेबस। ये कौन से क्लास का बुक है जी, कौन से क्लास का बुक है ये, है 12वीं का है। तो क्या लिखा है उसमें, रासायनिक आबंध कुछ नहीं लिखा है। पीएटी का सिलेबस देखो आप लोग, क्लियर है आप सभी लोग को जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। विशाल सरकार, क्या हुआ विशाल सरकार, बहुत हंसी आ रही है तुमको, हंसने वाला इमोजी भेजे। नीलम निर्मल कहाँ, ठीक है 3 ऑप्शन, चलो ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, थोड़ा समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। तो आप लोग हेडिंग डाल दो यहाँ पे, और ये हेडिंग अगर समझ गए आप लोग तो आप लोग को बहुत सारा चीज़ जो है लास्ट तक हमारा जो 2 घंटा जब तक हो रहा है आप लोग बहुत सारी चीज़ें आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो बॉन्डिंग का मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा समझाने के लिए। आप लोग अभी जो दोस्त यार हो के आए हो, जितने लोग भी अपने सहेली बनाए हो, फ्रेंड बनाए हो, जितने लोग भी 2 लोग आए हो, 3 लोग जोड़ी करके आए हो, केमिस्ट्री में भी सेम उसी प्रकार का होता है। 3 एटम होता है, ठीक है, जो मिल के क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। 2 परमाणु मिल के एक क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, ठीक है। तुम 2 लोग बन के क्या एक दोस्त मिल के एक करके क्या बने हो, दोस्त बने हो। 3 लोग करके दोस्त किए हो, ठीक है। कैसे हुआ, तुम लोग का कुछ आचार विचार व्यवहार या फिर जो भी बिहेवियर वगैरह जो भी मैच किया है तब किए हो। तो कुछ क्या किया हो, तुम कुछ अपना वो इनिशिएट दिए हो कि चलो भाई तुम और मैं दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। तो तुमको उसका पसंद आया नेचर, तुम्हारे में कुछ लगा कि मेरे को कुछ इससे सीखना चाहिए, या फिर तुमको फिलहाल जैसे डर लगने का एग्जांपल बताया था, किसी को हमको डर लगता है, किसी को हम क्या करते हैं दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं तो हमको डर नहीं लगता है। तो एक से कितने हुए, 2 हुए कि नहीं हुए। तो केमिस्ट्री में भी क्या होता है, बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो बॉन्डिंग अब कैसे होगी, अब 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मान लो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हाइड्रोजन लिखा, ठीक है, हाइड्रोजन लिखा, और मैंने लिखा है यहाँ पे Cl, क्लोरीन मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और मैं दोनों को मिला के क्या लिख देता हूँ, H और Cl ऐसे लिख देता हूँ, और इनके बीच में क्या लगा देता हूँ, ऐसे बॉन्ड लगा देता हूँ, ऐसे बॉन्ड, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इसको। आप लोग को पक्का दिख रहा है ना ये, अगर कुछ है तो इधर आ जाओ, इधर ऐसे मैंने लिख दिया। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ। अब बॉन्डिंग के प्रकार क्या होते हैं, अब बॉन्डिंग में ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसको कंप्लीट करने से ही 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं, ये सब हमको जानना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, हमने अभी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, तो हमने क्या देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समझना चीज़ों को, 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1, हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब हमने इसमें क्या देख रहे हैं, जैसे ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जा रहे हैं, आप लोगों को क्या दिख पा रहा है, ये आपको नहीं पता चल रहा है कि ये इनर सेल है जो नाभिक के पास है, समझ रहे हो। क्योंकि हम क्या ऐसे कर रहे थे, जब हम ऑर्बिटल हमने बनाया था, हमने क्या देखा था, S P D F किया था कि नहीं। तो हमने क्या देख रहे हैं, देखो S के कितने कैटेगरी यहाँ पे, 2 कैटेगरी, 1s और 2s2 हुआ, क्लियर। देखो एकदम सिंपल से बता रहा हूँ, एकदम आराम से समझो चीज़ों को। S के कितने कैटेगरी, 2 कैटेगरी, ठीक है, हम बांट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहाँ पढ़ा, देखो P में पढ़ा, ठीक है। हमने फिर क्या किया, यहाँ पे S में गए, ठीक है। हम जैसे जैसे सेल बढ़ाते जाते हैं तो हमारा क्या होता है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक्चुअली, ठीक है, कि S सब सेल को हम इतने पार्ट में 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s ऐसे करके हम उसको बांटते हैं। तो आप ही लोग सोचो, हम जैसे जैसे ऐसे जाते जा रहे हैं, क्या होते जा रहा है, ये हमारा ये भी बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य कोश बोलते हैं, बाह्य उपकोश बोलते हैं, मतलब आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल। तो भैया अगर मैं आउटर मोस्ट सेल बोल दिया तो आपको क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ, मैं वहाँ से निकाल सकता हूँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक से किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, क्यों, क्योंकि ये जस्ट नाभिक के पास है। क्या होता है, नाभिक के पास होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। अगर आपको क्या करेंगे, कोई ऐसे मजबूत पकड़ा ऐसे करके, तो मेरे को मान लो मेरा वेट कम होगा, मेरा अगर ताकत कम होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ज़्यादा ताकत वाला इंसान चाहिए, तब तुम लोग को बॉन्डिंग को हटा सकता हूँ मैं। तुम लोग का दोस्ती अगर कब टूटता है, जब एकदम बड़ा सा गलत फहमी होता है ना, या फिर कोई चोरी कर ले, कुछ होता है, तब जाके टूटता है। तो ऐसे बॉन्डिंग नहीं टूट जाती। तो ये जो बॉन्डिंग है ये कैसे हुआ, अब हमको ये जानना पड़ेगा। अब होता क्या है, बॉन्डिंग के लिए ना हमको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ता है, समझ रहे हो। अब इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, वो चीज़ एक एक करके बताऊंगा मैं अभी। तो जब हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया, इजीली मैंने दे दिया, ठीक है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन क्यों देगा। आप बोलोगे सर 11 तो, ओए क्या है, तुम्हारे जैसे ना 10,000 20,000 लोगों को पढ़ा चुका हूँ, समझ रहे हो। तो जो मास्क भी पहनो ना, अंदर में क्या चल रहा है वो भी पता है मेरे को। तुम तो अभी 10वीं 11वीं पास करके आओ ना अभी, समझ रहे हो।
तो इसलिए समझो, अगर घर का पैसा खर्चा कर रहे हो ना, थोड़ा समझो चीज़ों को, कोई मतलब नहीं है। अपना हॉर्टिकल्चर पढ़ो, 2 लोग भी आएंगे तो हमको पढ़ाएंगे, लाइव वाले बच्चे भी जुड़े हैं उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। और ऐसा तो नहीं कि कोई भी पॉइंट छूट रहा है, जो भी लिखे हैं समझा रहे हैं। खैर उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब हमारा फिर सनकता है तो फिर ठीक नहीं होता, समझ लो, ठीक है। अब देखो, अब बात होती, मैंने बोल दिया कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, देखो समझने की बात है, उसका आराम से क्वेश्चन करते जाएंगे, देखना एकदम आसानी से बनेगा। बॉन्डिंग समझ जाओगे, फिर हाइब्रिडेशन सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, लेकिन क्यों देगा, ठीक है। अब केमिस्ट्री में होता क्या है, एक स्टेबिलिटी नाम की चीज़ होती है, ठीक है। स्थायित्व तो मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं कि आप अगर यहाँ पे बैठे हो, मतलब क्या हो, आप वहाँ पे स्टेबल। मैंने जैसे आपको बार बार पूछा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मतलब दिख रहा है कि नहीं, लेकिन आप वहाँ पे स्टेबल हो ना, मतलब आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ से यहाँ उठ के जाते हो, आप वहाँ से यहाँ पे, जैसे 2 पेन है, सपोज आपके पास 2 पेन है, और आपने क्या करा, अपने दोस्त को 1 पेन आपने दे दिया, लेकिन आपको 1 पेन से भी आपका काम चल जा रहा है, इसलिए आपने दे दिया। अगर काम नहीं चलता तो आप देते नहीं देते। सेम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी जो सोडियम परमाणु है ना, वो स्टेबल रहता है, ठीक है। किसके नियम से, अष्टक के नियम के हिसाब से 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी क्या रहता है, वो स्टेबल रहता है। मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ गया। अब देखो, अब बात आती है कि कैसे होगा, तो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट हमको अब बताएंगे आपको। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है, ऑर्बिटल में पाया जाता है। तो उसको हम सिखाएंगे कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कैसी होती है। अब समझना, तो बॉन्डिंग के हिसाब से, अब ये बॉन्डिंग कैसे बना, अब समझना। बॉन्डिंग के हिसाब से ना, जो बॉन्डिंग हमारी होती है ना, वो 3 प्रकार की बॉन्डिंग होती है। हमने बेसिक क्लास में बताया भी था, तो आप लोग लिखो कॉपी में, ठीक है। तो आज नए, मतलब जो नए लोग आए उनके लिए नया टॉपिक है, सबके लिए नया टॉपिक है, कोई हम पिछड़ा नहीं पढ़ा रहे हैं। आज पूरा एक फ्रेश टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। कौन सा टॉपिक हमारा, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। आप सब लोग भी ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। तो पहला जो बॉन्डिंग होती है वो होती है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। पहली जो हमारी जो बॉन्डिंग होती है ना, वो होती है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। दूसरी जो हमारी बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवेलेंट, ठीक है। तीसरी जो बॉन्डिंग होती है ना, वो होती है कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब सर आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, सब हम सीखेंगे धीरे धीरे। अब देखो, ये तो हमने चलो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग को इतना ओवरव्यू तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के मतलब से हमारा क्या होता है, बॉन्डिंग होता है। तो आप लोग शॉर्ट में क्या कर सकते हो, हमको जैसे बॉन्डिंग करनी है तो एटम प्लस एटम इक्वल टू क्या बनता है, ऐसे मॉलिक्यूल बनता है करके आप लोग लिख लो, ठीक है। ऐसे कॉपी में लिख लो ताकि समझ में आएगा। तो मैं इसलिए यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट ए से किया हूँ। अगर हम परमाणु और परमाणु को मिलाते हैं तो अणु बनता है, ठीक है। उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, अभी हम दिखाएंगे, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होता है इस प्रकार की बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। 3 प्रकार की बॉन्डिंग संभव होती है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो या फिर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तब, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आप लोग को क्या याद रखना होगा कि अणु ज़्यादा स्टेबल होता है परमाणु से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एटम इज लेस स्टेबल देन मॉलिक्यूल। तो आप लोग इसको भी लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, स्थायित्व के बेसिस पे ठीक है। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं कंपेरिजन टू एटम। क्लियर है, ठीक है। जब मॉलिक्यूल बनता है मतलब एटम और एटम इंडिविजुअल अगर परमाणु को लेता हूँ तो ये क्या है, स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों मिलके क्या बना लिए, मॉलिक्यूल बना दिए, तो ये क्या हो गए, ज़्यादा स्थायी। अभी जैसे एग्जांपल बताया था, आप इस रूम में हो, दूसरे रूम में कोई और जने बैठा है, लेकिन आप दोनों एक रूम में आ गए तो डरोगे क्या, और नहीं डरोगे ना। तो सेम, तो मॉलिक्यूल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को दे दिया दूसरे परमाणु को, और क्या बना लिए, दोनों मॉलिक्यूल बना लिए, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई। हमारे बीच में क्या होती है, दोस्ती होती है। वैसे बॉन्डिंग ही नाम देते हैं हम लोग। अरे यार इसकी बॉन्डिंग अच्छी है इसके साथ, बोलते हैं कि नहीं। आप लोग ऐसे इन जनरल ऐसे यूज़ करते हो, इसमें जब बातचीत करते हो, अरे उसकी दोस्ती अच्छी है। दोस्ती मतलब क्या, वही बॉन्डिंग ही हुआ, है ना। तो वही चीज़ होता है। तो 2 जने मिल गए मतलब क्या कर सकते हैं, अरे हम देख लेंगे, बहुत जने से निपट लेंगे, होता है कि नहीं। लेकिन अकेले रहोगे तो क्या करोगे, डरोगे, है ना। तो कैसे हम जब लड़ाई करने जाते हैं, फिर कुछ करने जाते हैं, 10 लोग, 11 लोग, 12 लोग, लेकिन उनके पास 15 लोग होते हैं, तो आप लोग क्या लगता है, डर लगता है कि नहीं। वही आप 20 लोग हो जाओगे तो आपको डर नहीं लगेगा। सेम उसी प्रकार का आप लिख लो इसको कि एटम से ज़्यादा जो स्टेबल होता है, पहले तो ये लिख लो कि एटम और एटम मिलाने से मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, एटम से, ठीक है। अणु ज़्यादा स्टेबल होते हैं परमाणु से। क्लियर है। अब देखो
अब बात आ गई, तो आप लोग हेडिंग डालो आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे। दो परमाणु के बीच में जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, तब आयनिक बॉन्ड उनके बीच में कैसे होता है। ठीक है, तो देखो इसी बॉन्ड को हम आयनिक कोवेलेंट बोलते हैं। ये जो ऐसे लकीर खींचते हैं ना, इसी को बोलते हैं दोनों के बीच में बंद बंद। जैसे हमने हाथ मिला के ऐसे हाथ से वो हैंड शेकिंग करते हैं ना ऐसे, तो वो हमारा ये ऐसे बॉन्ड है। ये केमिस्ट्री में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, दो एटम के बीच में एक तो लकीर खींच देते हैं, उसको बोलते हैं बॉन्ड। तो अभी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले लिख लो आप लोग आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन नहीं लिखना जा रहा हूं, आप लोग अपने मन से लिखो। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, समझना आप लोग हिंदी में लिखना है तो लिख लो, वैसे लिखने की थ्योरी तो जरूरत नहीं है, खाली लिख लो। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, ट्रांसफर, हाँ स्थानांतरण। ठीक है, आप लोग भी लिख लेंगे इंग्लिश वाले, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे होता है उसको समझते हैं। अब ट्रांसफर कैसे होगा, अब देखो, अब हम जिसकी बात कर रहे थे, जब आप रूम में बैठे थे अकेले, आपको भी क्या था, आपको भी किसी एक साथी का ज़रूरत था। ठीक है, कि ताकि आपको डर ना लगे। ठीक है, और आप इस रूम से जाओगे तो आपका कोई घाटा नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। इस रूम से उस रूम में जा रहे हो तो आपको किसी भी प्रकार का कोई घाटा नहीं हो रहा है, और दोनों आपस में मिलजुल के अच्छे से रह रहे हैं, तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। उसको भी ज़रूरत थी, तुमको भी ज़रूरत थी, तो तुमने क्या करा, वो आ जाएगा फिर तुम आ जाओगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं, तो खैर बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको समझते हैं। अब देखो चलो जैसे एग्जाम्पल के लिए आयनिक बॉन्ड के उदाहरण में आप लोग लिख लो NaCl। पहले एग्जाम्पल में लिखो NaCl। ठीक है, आयनिक बॉन्ड जिसमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। अब होता है क्या, समझना, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने भी करा है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, जो नए लोग हो, हेलो इधर Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। 12वीं में कितना प्रतिशत दिए हो, अच्छा। ठीक है, NaCl हुआ, तो NaCl में आप लोग कॉन्फ़िगरेशन करा होगा। ठीक है, अब समझना, जब हम NaCl का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2 8 और क्या मिलता है 1, आखिरी में यही देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों ऐसे देखने को मिलता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, हो गया। तो हम क्या करेंगे अभी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब आप समझना अष्टक का नियम। तो अष्टक का नियम क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब आउटर मोस्ट सेल बताया मैंने अभी, जहाँ भी खत्म होता है। जैसे मैंने सपोज क्या करा, इसका बाह्यतम कोश क्या होगा, जैसे 2p6 कर रहा हूँ, तो इसका जो फुल फिल इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, उसके आउटर मोस्ट सेल में चाहे p, जैसे मैंने क्या करा यहाँ पे 2s कर दिया, 2s2 और सॉरी 1s2 2s2 और 2p6 मैंने कर दिया। ठीक है, और 3s1। ठीक है, तो इस केस में इसका जो बाह्यतम कोश होगा ना, ये होगा ये। तो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आप लोगों को, 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो अष्टक नियम के अनुसार, ठीक है, किसी भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखो आप लोग सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि इन भैया के पास तो क्या है, 2 और 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कमी नहीं है। तो क्या कर सकता है ये इलेक्ट्रॉन, क्या इसको नहीं देख सकता, क्या दे सकता है। ठीक है, अगर अब मैं ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन अगर करता हूँ, इसको बनाता हूँ, तो मैंने चलो क्या बना दिया ऐसे, ये हमारा न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और मैंने क्या करा, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दिए। तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। तो उसको मत समझो आप लोग, एक्चुअली नाम बस याद रखना। तो क्या होता है, जब Na का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके, जब Na का 1 इलेक्ट्रॉन, अब देखो मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ, जब कॉन्फ़िगरेशन भी किए हो तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, और आपने लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन किया हो 7 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो देखो तो होता क्या है, तो जब Na का 1 इलेक्ट्रॉन सीधा Cl के कोश में, Cl के उपकोश में अगर जब चला जाता है तो क्या हो जाता है, सीधा सीधा ये 8 हो जाएगा। लेकिन हम कैसे लिखते हैं, अगर मैंने Na से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हमारा ये दिखेगा क्या, प्लस चार्ज। अगर मैंने क्या करा, Cl को 1 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया तो कौन सा चार्ज,
नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा कि नहीं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते हैं। रिपेल कौन करता है, दूर कौन भगाता है, चुंबक। देखे हो चुंबक, बचपन में खेले भी होगे, NS ध्रुव वाला कॉन्सेप्ट रहता है, डायरेक्शन वाला, ठीक है। तो कैसे होता है, N और S की जोड़ी ठीक जमती है, S और S की जोड़ी नहीं जमती है। S और S जब बचपन में खेलते हो कैसे होता था, ऐसे फेंकता था, ठीक है। तो सेम क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन की दो थ्योरी होती है केमिस्ट्री में, ठीक है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अट्रैक्ट कब होंगे, जब हम ऑपोजिट चार्ज देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जस्ट अगर नेगेटिव रहता ना तो Na को यहाँ दूर फेंक देता ही, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है और इनके बीच में क्या होता है, NaCl का फॉर्मेशन होता है और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है, इसको आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। अब देखो एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बताना। मैं सपोज यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, MgO, चलो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, चलो बताओ आप लोग, वही दिमाग लगाओ कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। एक बार बना के बताओ, चलो। हमने क्या करा, 7 इलेक्ट्रॉन देखा Cl में, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना होना चाहिए, आउटर मोस्ट कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है या फिर लूज कर सकता है, या फिर किसी से ले सकता है इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे किसने लिया इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को Cl ने लिया कि नहीं लिया, और किसने दिया, सोडियम ने दिया, सोडियम ने दिया। देखो यहाँ से सोडियम से हमारा एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में गया, Cl के पास गया। तो सेम MgO, ठीक है, MgO यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, Mg हमारा एक है, कितना 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 माइनस, O में 2 माइनस। चलो आप लोग बना के बताओ, चलो आप लोग भी बताओ कितना होगा जी। गीतेश 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कल तो नहीं, कल तो संडे है, परसों परसों आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ के आना, परसों ऑर्गेनिक चालू करेंगे फिर, तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए ये इजी है, 2-4 क्वेश्चन इसमें बन जाता है, इसको पढ़ लो थोड़ा अच्छे से। तो जल्दी इसमें टाइम नहीं लेते हैं, जल्दी करो। ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 होता है, करके देखो कितना हो रहा है, 1s2 2s2 और 2p4 हो रहा है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 4 तो 6 हो रहा है, 4 तो 6 हो रहा है ना, तो बाहरी सेल में 6 हो रहा है। तो हमको कितना चाहिए, देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, समझना, इसको मिटा दें तो समझना, हमको क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ति करना है। तो वो जो 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ति होता है, ठीक है, वो 8 इलेक्ट्रॉन जो पूर्ति होता है कैसे होता है, जस्ट समझना चीज़ों को। 2 एटम से मॉलिक्यूल बनता है, इतना क्लियर है, बार बार ये 25वां बार होगा, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। 2 एटम अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, उसमें से एक एटम इलेक्ट्रॉन को देगा और एक एटम जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और कौन इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे पास अगर पैसा है तो तुम क्या करोगे, दूसरे को दोगे ना। तुम्हारे पास अगर 10 रुपया है, समझना, तुम्हारे पास 10 रुपया है और किसी के पास नहीं है 10 रुपया, उसको 5 रुपये की ज़रूरत है, तो तुम 5 रुपया देने के लिए कैपेबल हो, और तुम 5 रुपये में, मतलब ठीक है तुम गरीब नहीं हो जाओगे, 5 रुपये में तुम गरीब नहीं कहलाओगे, तो तुम क्या कर सकते हो, 5 रुपये दे सकते हो नहीं, ताकि उसका भी ज़रूरत पूरा हो जाए, ठीक है। तो तुम्हारे बीच में भले ही तुमको वो वापस कर दे, Cl माइनस जो है वापस कर देगा, दोनों के बीच में बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Na का इलेक्ट्रॉन अपने पास, Cl जैसा स्थिति में था वैसे ही स्थिति में। आयनिक बॉन्ड जब टूटेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, उसका जो वैलेंसी था उतनी उसके पास, समझ रहे हो। तो क्या करना पड़ता है, देखो समझना, तो बस वही कॉन्सेप्ट को हमको लेके चलना है कि इलेक्ट्रॉन का पूरा खेल है, पूरा केमिस्ट्री जो है पूरा इलेक्ट्रॉन का खेल है, और कोई नई चीज़ नहीं होती है। तो आप लोग अच्छे से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को समझ जाओ कि क्या होता है। तो देखो जब हम क्या करते हैं, 1s2 ऑक्सीजन का होता है 8 और इधर एटॉमिक जो होता है 16 होता है ना, हाँ 16, ठीक है। 1s2 2s2 कितना हुआ, 4 हुआ, और 2p4 हुआ। तो ये वाला हमारा कौन सा सेल हो गया, नाइट्रोजन का बताओ, चलो कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो हम कैसे करते हैं, 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है, 3 2 5 2 7,
अब देखो, अब किसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है आउटर मोस्ट सेल, ये। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, अब देखो ये, तो हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, अभी सब ऑपरेशन में सीखेंगे, यही सब काम आएगा, अभी ध्यान में रखे रहो। नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 5, कितना करना है हमको, 3। N2 मॉलिक्यूल बनाता है, सुने हो, N2 मॉलिक्यूल बनाता है तो 3 इलेक्ट्रॉन हम अभी सीखेंगे आगे, लेकिन आप समझना, तो इसको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, 4 2 6, तो भैया ऑक्सीजन को हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं। तो क्या करेगा, देखो सबसे पहले Mg अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या हो जाएगा, Mg प्लस हो जाएगा, और O क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ऑक्सीजन के देखो, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 था पहले, तो इसको जो ये जो दिखा है डॉट, ये लुईस डॉट है, लुईस प्रतीक बोलते हैं हिंदी में, लुईस डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए, लुईस डॉट का प्रयोग किया जाता है, समझना। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर। Mg ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, Mg ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो Mg ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो गया, बढ़ गया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो Mg के पास प्लस चार्ज आ गया, आया कि नहीं। अब देखो ऑक्सीजन के पास क्या चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, ऑक्सीजन माइनस, हुआ। देखो दूसरा चीज़, लेकिन हमको करना कितना है, 8 करना है। ठीक है, 8 कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे दूसरा, फिर हम क्या करेंगे, Mg प्लस तो ऑलरेडी था, हम क्या करेंगे, फिर से 1 इलेक्ट्रॉन फिर रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, Mg प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हो जाएगा यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O2 माइनस हो जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन के पास हमारा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, हुआ कि नहीं। ठीक है, अब आप लोग बनाओ Na2S का बनाओ, चलो अगला एग्जाम्पल है, और सब एग्जाम्पल को लिखते जाओ। Na2S, और सोडियम को कोई नहीं पूछेगा ना, अभी सोडियम हमने कितना इलेक्ट्रॉन देता है पूछना नहीं, अभी बताए थे सब सोडियम और इसका एग्जाम्पल जब बताए थे। Na2S एग्जाम्पल है, उसमें से कौन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा उसको बताओ, चलो ऑनलाइन लाइव वाले जल्दी बनाइए, कितना है। Na2S का बनाओ, मीनल देवांगन, साक्षी श्रीवास्तव, गितेश साहू, विशाल सरकार। ये साक्षी क्या लिखे हो जी, कितना इलेक्ट्रॉन बताओ। ये ऑनलाइन लाइव वाले बताओ कितना लोग पीरियोडिक टेबल याद है, बताओ। साक्षी, मीनल, गितेश। Na कितना इलेक्ट्रॉन देता है, कितना पता है जी। हाँ, तो ये 2 सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 सोडियम है ना, हाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो S के पास कितना हो जाएगा, 2 माइनस होगा कि नहीं होगा। तो बस सिंपल सा है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, किसमें, हाँ तो 6, तो 2 ले लिया ना, 8 ही हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Na2 प्लस। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, 2Na प्लस कर सकते हो नहीं, 2Na भी है, 2 प्लस चार्ज भी है, प्लस S2 माइनस, सल्फाइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, 1 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 सोडियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल आप लोग तो पढ़ोगे जैसा भी है, तो पीरियोडिक टेबल के बारे में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अभी हाइब्रिडेशन में आप कुछ भी नहीं जान पाओगे तो फिर गड़बड़ है, अभी नहीं सीखोगे तो फिलहाल हम इसका काम पड़ेगा, इस वाले का, तो इसको लेते हैं। 4 ब्लॉक होते हैं, S P D F, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। कॉलम कितने होते हैं, 18 कॉलम होते हैं, लिखो इसमें, पीरियोडिक टेबल में 18 कॉलम होते हैं। ऐसे खड़ी लाइन 18 होते हैं, और ऐसे जो रो होता है ना, रो ऐसे वो 7 होते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में हम जब लाइन नहीं खींचते हैं ऐसे 18 लाइन खींचते हैं ऐसे सीधे, तो उसमें लिख लो जो 18 होते हैं कॉलम मतलब खींचते हो ना कॉपी में, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो वो पीरियोडिक टेबल में 18 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लो ऊपर में रो 7। तो यहाँ पे कॉलम जो होता है ना, कॉलम जो होता है आपका होता है 18,
और रो की जो संख्या होती है, मतलब ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल ऐसे और ये वर्टिकल ऐसे, ठीक है, और रो हमारा होता है 7, ठीक है। तो ये जो कॉलम होता है ना, ग्रुप बोलते हैं उसको, ग्रुप ऐसे, ठीक है। 18 ग्रुप होते हैं और आवर्त कितने होते हैं, ऐसे आवर्त 7 होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे 18 ऐसे रहेंगे, ऐसे आप लोग पीरियोडिक टेबल देखा भी होगा, और ऐसे ऐसे 7 लाइन होता है, खींचा होता है, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी, उसमें से पीरियोडिक टेबल में कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं मेटलॉइड, ठीक है, धातु, अधातु और मिश्र धातु, कुछ होते हैं गैसेस। क्लियर है? ये सब मिलके हमारा एक पीरियोडिक टेबल बना होता है आवर्त सारणी, ठीक है। अब देखना होता क्या है, सबसे पहले ग्रुप 13, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको बता रहे हैं अभी। ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 में क्या क्या आता है, कोई बता पाएगा? ठीक है, ये हमारे एलिमेंट के नाम है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। एक बार अभी मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा, आप जाके होमवर्क करोगे इसका, आप लोग होमवर्क यही है कि नाम याद करके आओगे कम से, ठीक है, इतना तो बता दे रहे हैं अभी। 14, ठीक है, लाइव वाले भी आप लोग याद करके आएंगे कल, ठीक है। CSIG क्या नाम है वो हम नहीं बताएंगे अभी, इसलिए मैं ऐसे ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, SNPB, ठीक। इसमें का ट्रिक हम बताएंगे अभी क्या होता है कि कैसे आप लोग को मैं क्यों बता रहा हूँ, जब हाइब्रेशन निकालोगे तो एक संकरण निकालने का क्वेश्चन आता है, हाइब्रेशन जानो, संकरण, ठीक है। अब 12वीं में पढ़े हैं, बोल रहे हो 4-4 चैप्टर, क्या कर रहे हो हैं? 11-12 में नहीं पढ़े हो क्या? 2 चैप्टर पढ़े हैं बोल रहे हो तो क्यों गर्ल्स, बोलो कुछ, तो क्या पढ़े हो? इसके बाद क्या आता है? एंटीमनी बिस्मिथ, ठीक है। ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। ग्रुप 17 और ग्रुप 18, और इनका नाम आप लोग का होमवर्क है। ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबेल गैस, ठीक है। ग्रुप 18 को, जो ग्रुप 18 आप लोग के लिए क्वेश्चन मार्क है, आप लोग इसमें के एलिमेंट के नाम लिख के आओगे मंडे के लिए, और इसका एलिमेंट का नाम, और इसको कहते हैं, आप लोग लिख लो कॉपी में, ये होता है नोबेल गैस, ठीक है, नोबेल गैस। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस। अब इनर्ट का मतलब आप लोग को समझा रहा हूँ। इनर्ट का मतलब किसी भी प्रकार का रिएक्टिविटी वो शो नहीं करता है, मतलब क्या करता है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसका 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, उसकी वैलेंसी कंप्लीट है, तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, तुम तो उधारी मांगोगे ना, जिसके पास वो क्यों मांगने जाएगा उधारी। तो इनर्ट गैस में क्या होता है, उनके पास उनके वैलेंसी जो होते हैं ना, जो उनके कोष होते हैं, उनके संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनको किसी से कोई मतलब होता, इधर उधर नहीं रहते, वो एकदम, वो इसलिए क्या कहलाता है, इनर्ट है। किसी भी प्रकार का रिएक्टिविटी, रिएक्टिव कौन होता है? एक्टिव। रिएक्शन मतलब रिएक्शन करेगा ना, वो केमिस्ट्री में रिएक्शन करेगा, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या कोशिश करेगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, बॉन्ड बना लूँगा, किसी के साथ जुड़ जाऊँगा। लेकिन इनके पास, इनको कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट होता है वो होता है कंप्लीट। अब हमको सिखाने वाली बात है आप लोग को ये कि आप लोग हमेशा भी हाइब्रेशन में याद रखोगे, इसको अच्छे से लिखो, अभी जो लिख रहा हूँ हाइब्रेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, नहीं तो बता रहे हैं, ठीक है। इसका जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, समझना चीज़ों को, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर जान लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, जितना बताएं उसके हिसाब से। अगर जिसको नहीं बनता है तो वो क्या याद रखेंगे, ग्रुप 13 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 3, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके भी देख लो। ग्रुप 14 का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 4। अभी जिसकी वैलेंसी की बात नहीं कर रहे थे, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हो, आप लोग कैलकुलेट करके भी देखे हो, ठीक है। ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5। ग्रुप देखो ऑक्सीजन में आएगा नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन करके देखो 6 आएगा, अभी किए भी थे, ठीक है।
ग्रुप इसमें होता है 7 और इनर्ट गैस में होता है 8। देखो तो हमको तो यही चाहिए था, और देखो बाकी किसी में नहीं है। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए जी? 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? अरे 3 में से कितना जोड़ोगे तो 8 होएगा? 5। इसको कितना चाहिए? 4। अभी एग्जांपल बताएंगे, देखना। इसको कितना चाहिए? 3। इसको कितना चाहिए? 2। इसको कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। HF मॉलिक्यूल बनता है ना, HF मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड तो कैसे करता है? हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, फ्लोरीन का अपना अष्टक पूर्ण हो गया। कार्बन के पास कैसे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है? ऐसे बनता है। देखो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, देखो अब ऐसे ही याद रखना, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। देखो तो और एक चीज़ याद रखने वाली बात यह है, कार्बन ले लो, सिलिकॉन ले लो, जर्मेनियम ले लो, ये ले लो, टीन ले लो, लेड ले लो, जो भी ले लो, इसमें सबके में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है 4 ही होगा। ये चीज़ आप लोग को ट्रिक है, आप लोग याद रखोगे इसे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आप लोग समझ जाना, जब इस संकलन का क्वेश्चन हल करोगे एग्जाम में, ये चीज़ को याद रखना। अब हमने क्या देखा कि हमको अष्टक पूर्ण करना है तब तो मॉलिक्यूल बनेगा, नहीं तो कार्बन तो स्टेबल नहीं है अभी, है कि नहीं? अब मैं क्या करूँगा, ऑक्सीजन को ले लिया। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। चलो बना देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? अब देखो कोई बंध नहीं बना है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर देखोगे संरचना, अगर देखोगे तो ऐसे आप लोगों को दिखेगा, दिखता है ना ऐसे। CO2 का इतना तो कॉमन सी बात है, आपको जब एग्रीकल्चर भी पढ़ते होगे तो आपको दिखता होगा, CO2 तो दिखता ही होगा, ठीक है? तो देखो अब ये क्या करते हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है? अब क्या करते हैं, अभी जो नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, तो परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, परमाणु जिस प्रकार आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके अपना अष्टक पूर्ण कर रहा था, तो परमाणु में एक प्रवृत्ति ऐसी भी होती है कि अपने समीप वाले, मतलब नियरेस्ट जो एटम होते हैं उनके साथ इलेक्ट्रॉन की इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, मतलब सहभाजन करके क्या कर सकता है, अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है। तो भैया इसको भी चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए, इसको भी चाहिए था 4 इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो देखो ये क्या कर लेते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन का सहभाजन कर लेते हैं, ये ऐसे हो गया, CO2 बन गया। समझ रहे हो चीज़ों को? तो बस ऐसे ये कॉन्सेप्ट है, बस समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो आप लोग को क्या याद रखना है, बस अभी के केस में जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बस आप लोग कैसे भी करके कॉपी में लिखो अच्छे से इसको, कि हाँ इसमें यहाँ पे लिख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये याद रहना चाहिए आप लोग, ठीक है? ग्रुप 13, 14, 15 ये तो कार्बन जैसा भी होगा याद रखना है। ग्रुप 13 ये आपका जो 3, 4, 5, 6, 7 सभी लोग आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ऑनलाइन लाइव जितने जुड़े हुए हैं। अच्छा याद नहीं, अच्छा ये पीरियोडिक टेबल तो याद करो आप जल्दी से, तो हम जो बताएं उसको लिख लो पहले। इनर्ट गैस का मतलब लिख लो, इनर्ट गैस लिखे ना यहाँ पे, इनर्ट गैस का मतलब दैट एलिमेंट्स आर नॉट शोइंग एनी टाइप ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब कोई सा भी क्रियाशीलता नहीं शो करते। रिएक्टिविटी मतलब हाँ क्रिया, याद आ गया, क्रियाशीलता होता है रिएक्टिविटी का मतलब, कि किसी भी प्रकार का क्रिया नहीं करते हो। क्यों? उसका रीजन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें अष्टक पूर्ण होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। समझ में आ रहा है? आज समझे कि नहीं? एकदम मैं पता है कुछ भी मतलब एकदम लो 0 लेवल का पढ़ा रहा हूँ मैं, और जितने लोग समझ रहे हैं समझ पा रहे होंगे कि पूरे एक एक चीज़ करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान करो क्लास में, है ना, समझ में आ जाएगा आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला लिखो कोवेलेंट बॉन्ड, अगला लिखो। तुमको समझ में आ रहा है? पीछे वाले व्हाइट मास्क आ रहा है पक्का? कौन सी क्लास में हो? 11वीं 12? सहसंयोजक बंध इंग्लिश वाले लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तुम क्या पलट रहे हो हीरो, क्या धड़ाधड़ पलट रहे हो? कुछ लिखा हुआ है क्या? किसको? वो अभी लिखो फिर से। तुम तो बोले थे केमिस्ट्री अटेंड नहीं किए हो। अच्छा अपने से पढ़े थे, चलो बताओ फिर क्या होता है। हाँ देखो यही तो होता है ना, ठीक है? तो इंग्लिश वाले लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड और हिंदी वाले लिखेंगे सहसंयोजक बंध, ठीक है? स्पेलिंग मतलब आप लोग बताना ही पड़ेगा, जो क्या बोलते हैं स्पेलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पेलिंग को क्या बोलते हैं जो लिखते हैं ना वर्णमाला क्या लगाते हैं? अरे ऐसे नहीं लिखे, सहसंयोजक को कैसे लिखोगे?
तो ये जब मैं ये जो लगा रहा हूँ मैं, ये सब क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं जैसे स्पेलिंग बोलता हूँ तो ये सब क्या है? मात्रा है। मात्रा तो होता नहीं, ये क्या है? तुम कहाँ संख्या बोल रहे हो, तुम इंग्लिश में रहो। अब चलो ठीक है, सहसंयोजक बंध लिख लिए। अब देखो, तो अभी जस्ट उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि परमाणु लिख लो। परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, आप लोग इंग्लिश वाले जो भी लिख रहे हैं थियरी वाला लिख लो। फॉर कंप्लीटिंग द ऑक्टेट एटम कैन कोवेलेंट बॉन्ड। सामने बैठा होश भी नहीं है भाई। एटम कैन, हिंदी इंग्लिश वाले लिखो। परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का सहभाजन भी कर सकते हैं, समान रूप से सहभाजन कर सकते हैं। समान संख्या में इलेक्ट्रॉन का सहभाजन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते। व्हाट आर यू डूइंग का मतलब क्या है? व्हाट आर यू डूइंग का मतलब क्या है? हाँ तो वही तो, इसलिए तो इंग्लिश तो उसमें जान रहे हो, इसमें पढ़ाई में भी थोड़ा इंग्लिश को यूज़ करो, आगे बहुत इंग्लिश काम आता है। हालांकि हिंदी ठीक ही रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सीखो, ऐसे हिंदी में मत रहो। व्हाट्सअप लिखते हो ना, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्सअप ब्रो, चलता है ना सब धड़ाधड़ से। हैव यू फिनिश्ड योर डिनर, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। ठीक है, एटम कैन शेयर equal number of electron, atoms can share equal number of electron for the completing its octet। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो दो परमाणु के बीच में जो सहसंयोजक बंध बनता है वो कैसे बनता है समझना। ठीक है, कैसे बनता है कि इलेक्ट्रॉन अपना जो एटम होते हैं, परमाणु जो होते हैं, दो परमाणु के बीच में बंध बनता है। समझ में आ गया? Na और Cl के बीच में बंध बना, क्लियर है? तो परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक क्यों पूर्ण करेगा? स्टेबिलिटी के लिए करेगा, स्थायित्व के लिए करेगा। इंडिविजुअल मतलब रहे हैं तो उनके लिए डाउट है, मतलब स्टेबल नहीं है। दोनों क्या करेंगे? दोनों अपना इलेक्ट्रॉन एक शेयर करेंगे, साझा करेंगे और क्या बना लेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, जिसमें वो स्टेबिलिटी को क्या कर लेते हैं? गेन कर लेते हैं, उनमें वो दोनों स्टेबल हो जाते हैं। अब कैसे शेयर करेंगे वो वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन जैसे शेयर किए, उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का जो निर्माण होता है, वो क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, सहसंयोजक बंध। क्लियर है? अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल किसका लूँगा? Cl। तो अभी जस्ट मैंने लिखवाया था, देखो Cl कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? जल्दी बताओ देख के। अभी जस्ट लिखवाया था, देखो पीरियोडिक टेबल में, ऑनलाइन वाले ही बताएंगे जल्दी। ग्रुप 17 का है। ग्रुप 17 का वैलेंसी देखो जल्दी। ग्रुप 17 का क्या होता है? 7 होता है। तो देखो बढ़िया इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, यहाँ पे समझना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ? Cl2 मॉलिक्यूल मेरे को बनाना है। क्या करना है? Cl2 मॉलिक्यूल बनाना है। Cl क्या है? एटम है। Cl क्या है? परमाणु है। और लेकिन Cl2 मैंने कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो अणु हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे एक मैंने Cl यहाँ पे लिखा और दूसरा Cl मैंने यहाँ पे लिखा। तो पहला अगर इंडिविजुअल Cl है, बेटा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या चल रहा है, सब समझ में आ रहा है ना? अगर एक Cl होता है तो क्या होता है? वो परमाणु होता है। लेकिन दो Cl हो गए, अगर मैं Cl2 लिख दिया दोनों के बीच में, मतलब दोनों को जोड़ कर 2 लिख दिया, तो वो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। वो कैसे बने हैं? वो या फिर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन सकते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बन सकते हैं। लेकिन जो हमने एग्जाम्पल लिखाया था NaCl, MgO, Na2S लिखे, वो दैट इज द एग्जाम्पल, दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, लेकिन हम अभी जो बता रहे हैं, हम किसका बता रहे हैं आपको? जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे एटम भी होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके बॉन्ड बनाते हैं। तुमको भी जरूरत है, मेरे को भी जरूरत है, दोनों आ जाओ। चलो, उसमें क्या हो रहा था? तुम, मेरे को जरूरत नहीं भाई, तू ही ले जा। Cl शेयर किया था? नहीं किया था। Cl को जरूरत था क्या? Cl को इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। Cl अपना Na के साथ शेयर नहीं किया था, याद करो, ट्रांसफर हुआ था। तो Na क्या बोला? भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तू ले जा, मैं इतने में मैं खुश हूँ, तू, तेरे को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तू ले जा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इस वाले Cl को भी जरूरत है, इस वाले Cl को भी जरूरत है। ठीक है, तो चलो आप लोग जैसा बता रहे हो, हम लोग चलो लिख देते हैं यहाँ पे, पहला Cl और दूसरा Cl लिख दिए। ठीक है, चलो थोड़ा सा पास में लिख देते हैं, बॉन्ड कर रहे हैं तो ये हो गया। तो चलो लिख लेते हैं,
आप लोग जैसे बताए 1 2 3 4 5 6, कितना बताए? 7 बताए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लिए और क्या बना लिए, Cl2 बना लिए। समझ में आ रहा ना? समझ में आया? इधर क्या किए ये लोग, क्या किए? दोनों ट्रांसफर हुआ क्या इलेक्ट्रॉन का? नहीं हुआ। दोनों को जरूरत था इस केस में, लेकिन उस केस में क्या हो रहा था, किसी एक को जरूरत था, किसी एक को जरूरत नहीं था। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना। कभी भी कोई टाइप्स अगर बताया जाता है तो केमिकल बॉन्डिंग में साइंटिस्ट लोग जिन्होंने पुस्तक लिखा है, जिसने ये सब चीज़ को स्टडी करा है, आयनिक बॉन्ड में ही बंद कर देते। क्यों कोवेलेंट बॉन्ड की खोज की, क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड की खोज की? समझ पा रहे हो? तो हम लोग को कैसे याद रखना होता है किसी चीज़ को। आप लोग अभी जैसे आप लोग को माइंड का कैपेसिटी जो है थोड़ा सा लेवल को बढ़ाओ, अच्छे से याद होता है। तो पहले में क्या हो रहा था, एक को ज़रूरत था, एक को ज़रूरत नहीं था, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों को ज़रूरत है। तो दोनों को जब ज़रूरत होता है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं कि नहीं करते? बस वही कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन का 1s1, ठीक है। चलो हम यहाँ पे लिख दिए, Cl लिख दिए, लिखे कि नहीं? चलो लिख देते हैं यहाँ पे, Cl के पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 7 था कि नहीं? हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। दोनों साझा कर सकते हैं कि नहीं? बस बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो ये जो बॉन्ड बना है, ये हमारा कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमारा जो बॉन्ड बना है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये बना है कोवेलेंट बॉन्ड। एकदम सिंपल बता रहे हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं, आराम से समझो चीज़ों को। किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो, क्योंकि अभी हम कोवेलेंट बॉन्ड के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अगला एग्जांपल आप लोग बनाओ, चलो PCl3 जल्दी से बनाओ, 2 मिनट का समय है, टाइम देख रहा हूँ मैं। जो दो चीज़ों को समझ गया है, HCl और Cl2 को, एकदम आराम से PCl5 का बना लेगा। आपको पीरियोडिक टेबल समझ में आना चाहिए, बस जो हम लिखवाएं इसलिए मैं लिखवा दिया हूँ। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको कैसे क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जाएगा धीरे धीरे, नहीं आएगा तो हम बताएंगे फिर, है ना? मत घबराना नहीं है। PCl3 3 Cl है ना? हाँ, तो 3 Cl कैसे करोगे? तुम्हारा क्या चल रहा है, आ रहा है समझ में? बनाओ चलो। आप आगे बैठना आपसे, है ना? कल से इधर से, जिसको इसको समझ नहीं आता आगे बैठना। कैसे नहीं बन रहा है, क्या टाइम लग रहा है? एकदम तो आसान है। PCl का देखो, फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में आ रहा है? कैसे जी चश्मिश? 15 नंबर 15 ना? हाँ, तो 5 चलो बनाओ, 5 डॉट बनाओ। चलो आप लोग लाइव वाले बनाइए जल्दी। साक्षी श्रीवास्तव, फनेंद्र यादव। हाँ, Cl को आसपास रखो। 3 2 5, हाँ ठीक है। एक ठो जोड़ दिए, 3 ठो उसमें बच रहा है तो हो गया, ठीक है। और एक तो 3 Cl है ना? 3 Cl है, एक तो P है, तो सबको चाहिए। देखो अभी जोड़ के देख लो सबको। पहले कुछ नहीं करना है, पहले कुछ नहीं करना है। पहले फॉस्फोरस को लिख लो, ऑटोमेटिकली जो लुईस डॉट बनाया है ना वही बना दो, आप लोग को समझ में आ जाएगा। हमको सब में, तीनों में, मतलब चारों में हमको 8-8 करना है। तो कहाँ से किधर लोगे देख लो सब। देखो जो बॉन्ड बनेगा तो खींचेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूल की आकृति जब पढ़ेंगे ना, हाँ बस ठीक है। देखो आप लोग लुईस डॉट बस बना लो, फिर आप लोग को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। फॉस्फोरस का चलो बनाओ, कितना आ गया तुम्हारा? 2 बज रहे हैं ना? हाँ बस सही है। हाँ बस यही, ऐसे समझना है। देखो 2 बज रहे हैं, सब एक जरूरत पूरा हो गया सभी का, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, ऐसे समझना चीज़ों को। आप लोग ये लाइव वाले चलो बनाओ जी, फनेंद्र, साक्षी। अब समझ में आ गया आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या अंतर है? बन रहा है कि नहीं? कितना कितना बताओ चलो। फॉस्फोरस कितना लिखे हो? 5। हाँ बनाओ चलो, जल्दी बनाओ। तुम्हारा बन रहा है? नहीं बन रहा है? फॉस्फोरस में कितना है इलेक्ट्रॉन? देखो चलो, अभी लिखवा दे। देखो पीरियोडिक टेबल पलटो पीछे।
हाँ ऊपर में कितना लिखा है देखो 5 है ना। अब तो भाई सब तो दिख रहा है, 5 डॉट करो, चलो एकदम आसान है। इधर आप लोग का बन गया। हाँ देखो जितना जितना लिखा है ना बस डॉट को बना दो, डॉट बना लिया मतलब समझ में। NH3 बनाओ चलो। हाँ NH3 हाँ NH3 फनिंद्र यादव जल्दी बनाओ जी, जितने लोग लाइव देख रहे हैं जल्दी बनाइए आप लोग। हो गया ना? कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है? 3, 2 बचेगा, 2 बच रहा है ना। 5 था, 3 जुड़ गया, 2 बचेगा है। हाँ सिंगल बॉन्ड में। ठीक है अब देखो चलो NH3 बन गया। NH3 N में 5, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितना है? 3 हाइड्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, उनको सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, क्योंकि 1s2 कर रहे हैं उनको, 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है। हाइड्रोजन का औष्टक पूर्ण कम होता है जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आ रहा है नहीं? कैसे करेंगे बताओ? NH3 समझ रहे हो? देखो कुछ नहीं करना है आपको, 5 तो डॉट बनाओ भैया, पहले बनाएंगे नहीं? बन रहा है 3 तो हाइड्रोजन ऐसे। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? इसको कितना चाहिए? 2, समझ रहे हो? इसको कंप्लीट होने के कितना 2 है, और इसके पास कितना है? ऑलरेडी 1 है, तो मतलब इसको कितना चाहिए? 1 चाहिए। कहाँ से लेगा? यहाँ से लेगा। इसको कितना चाहिए? 3 चाहिए, तो इसके पास 3 है, इसके पास 5 है, समझ रहे हो? तो ये क्या करेंगे? इसके साथ साझेदारी करेगा कि नहीं करेगा? ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, दोनों का बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में। आकृति हालांकि ऐसी बनती है, अभी हम सिखाएंगे आप लोग को। NH3 की जो आकृति होती है ना, अमोनिया की आकृति होती है ना, ऐसे पिरामिडल होती है ऐसे, अभी सिखाएंगे आगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। अब चलो ठीक है, ये हो गया। अब लिखो सहसंयोजक बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जल्दी से लिखो, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है ऐसे में, मतलब टाइम चल दिया हम आज तो। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अरे यार क्या है? सहसंयोजक बंध के प्रकार, हाँ प्रकार। एकल बंध पहला प्रकार, एकल बंध, और दूसरा जो है बहुबंध, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एकल बंध को सिंगल बॉन्ड, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सिंगल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया। अब देखो आप समझते एकदम आसान सा चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने हाँ मल्टीपल, ठीक है। देखो समझना आप लोग चीज़ों को। तो जो एकल बंध होते हैं, एकल बंध जो होते हैं ना ऐसे, ठीक है। एकल बंध 2 अणु के बीच में, सॉरी 2 परमाणु के बीच में कब बनता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन किसका किसका? आपस के परमाणु का। जब 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं तब एकल बंध का निर्माण होता है। क्लियर है? लिखना है तो लिख लो, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा। तो हमने जैसे अभी Cl और Cl के बीच में बनाया, Cl और Cl के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है? 2 हो रहा था कि नहीं? तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको आप लोग कॉपी में ऐसे लिख लो, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन होता है 2 परमाणु के बीच में, तब एकल बंध बनता है। बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? ठीक है, अब समझ में आ गया? तो अब आप लोग क्या सीख सकते हो? एकल बंध मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है। अब दूसरा आप लोगों ने क्या लिखा है हिंदी में? बहुबंध। क्या लिखा है? क्या लिखा? हाँ, तो ये तो बहुबंध कब बनता है? 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? इसमें भी लिख लो आप लोग प्रकार को। एक होता है डबल बॉन्ड, मतलब द्विबंध, ठीक है, और होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है।
अब देखो डबल बंद कब बनता है, ये आपको सिंगल दिख रहा है कि नहीं, सिंगल दिख रहा है ना, सिंगल बॉन्ड, एक लकीर, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लकीर, क्लियर है। और लकीर का मतलब हमारा जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, बॉन्ड है, क्लियर है। जल्दी से करते हैं इसको। जब कार्बन और मैंने क्या करा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो इनके बीच में मैंने जब डबल बॉन्ड बनाया ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है आपस के परमाणु में, तब डबल बॉन्ड बनते हैं। लिख लो एग्जांपल में CO2, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दिया, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 हुआ कि नहीं हुआ, 4 में डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल आप लोग लिख लो N2। ट्रिपल बॉन्ड का उदाहरण N2 मतलब 3 लकीर, 3 जो लाइन खींचेंगे 3 बॉन्ड उसको, ठीक है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कैसे होता है, ऐसे एक अमोनिया के पास कितना है, एक नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 है नहीं है, ठीक है। बंद बनाना है इसको, कैसे बनाएगा, 1 2 3 ऐसे, ठीक है। जब N2 का निर्माण होता है उसमें 3 बॉन्ड बनता है। चलो अगला लिखो। कभी मान लो एग्जाम में ऐसे पूछ देता है, एक क्वेश्चन अभी जो लिखा रहे हैं लिखो, क्या हिंदी में, बहुबंधों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, बहुबंधों के गुण। ये इधर क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है तुमको, यार ये क्या नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या ऑप्शन है इसका, फिर और बताओ, तुम ही कुछ बताओ। मतलब कुछ ऑप्शन है सर, जो भी थोड़ा बहुत सीख रहे हो इसमें लिखा है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, फिर नहीं हुआ फिर अभी बताएंगे, फिर है ना, अभी तो टाइम है बहुत, सीखेंगे, जो भी डाउट हो ना फिर क्लियर करेंगे, क्या सिलेबस भी हमको देखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो बंद ऊर्जा, लिखो सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी, बंद ऊर्जा, पहला गुण। मल्टीपल जो बॉन्ड्स होते हैं ना, सबसे पहला गुण जो प्रॉपर्टी है वो होता है बॉन्ड एनर्जी, बंद ऊर्जा। इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि किसमें से सबसे अधिक ऊर्जा होती है, कौन से बॉन्ड के, ऑप्शन दे देगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहला जो गुण है वो लिखो बंद ऊर्जा, पहला लिखो, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉन्ड एनर्जी, दूसरा बॉन्ड लेंथ, लंबाई उसकी, ठीक है। इसका जो हिंदी है बंद लंबाई, ठीक है। तीसरा लिखो क्रियाशीलता, मतलब रिएक्टिविटी, तीसरा क्रियाशीलता, ठीक है। तीनों गुण हमारे होते हैं, इस प्रकार के तीनों गुण पाए जाते हैं। तुम क्या खोज रहे हो, लिखे हो क्या, कैसे नहीं लिख पाए, चूक गए क्या, क्यों, ठीक है। और तीसरा क्या लिखा है, रिएक्टिविटी, इंग्लिश में आप लोग लिख लो रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता की मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में, अब मॉलिक्यूल रिएक्शन होता है, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। चाय पत्ती और शक्कर को और पानी को मिलाते हैं तो क्या बनता है, चाय बनता है कि नहीं बनता है, तो पानी मॉलिक्यूल हुआ, H2O मॉलिक्यूल हुआ, शक्कर भी क्या C6H12O6 ग्लूकोज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो मॉलिक्यूल मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। एटम मिलके क्या बनाए, मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाता है, दूसरा कंपाउंड बनता है। तुमको पता था क्या कि चाय पत्ती और शक्कर को मिलाने से वो बनता है करके, चाय बनता है करके, हम मिला के देखे कि नहीं बनाए, तो उनके बॉन्ड में टूटा कि नहीं टूटा, बॉन्ड टूटा तब जाके शक्कर बनाए कि नहीं बनाए, है ना। अगर जैसे चाय पत्ती नहीं घुला तो क्या बोलते हो, तो ये चाय तो घुला ही नहीं है, चाय लगा ही नहीं, मतलब जो पत्ती होती है मतलब नहीं घुला है, रिएक्ट नहीं किया है, सिंपल सी बात है। अब हमको ये देखना है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो चलो मैं इसमें लिख देता हूँ सबसे पहले ऐसे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कि तीनों में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड, क्लियर है। तो यहाँ पे भी चलो लिख देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। अब हमको ये देखना है
हम इसी का एक गुण देख रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होती है उस बंध की जो ऊर्जा होती है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, बंध टूटता भी नहीं टूटता है, दोस्ती टूटती है ना, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, ज़्यादा एकदम अच्छे से भड़काना पड़ता है दोस्ती तोड़ने के लिए। तो इसी प्रकार 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ट्रिपल बॉन्ड। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे, ठीक है, कि ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसकी ज़्यादा एनर्जी होती है, फिर डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड की जो एनर्जी होती है, ठीक है। अब देखो बॉन्ड लेंथ, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ में कैसा होता है, बॉन्ड लेंथ जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो उसका बॉन्ड जो होता है क्या होता है, ज़्यादा लंबा होता है, सिंगल बॉन्ड जो होता है ज़्यादा लेंथ होता है उसका, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड का होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होता है, ठीक है। अब रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी मतलब देखो जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें उतना रिएक्टिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, मैंने बताया था ना, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है कि नहीं, तो ज़्यादा रिएक्टिविटी यही शो कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर इज ये कि ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन पहले पार्टिसिपेट करेंगे, फिर इसके इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। तो इसका होता क्या कॉन्सेप्ट आगे अभी बताऊंगा। ये हमारा होता है पाई बॉन्ड, ये हमारा होता है पाई बॉन्ड, और ये बीच का जो होता है ना वो होता है सिग्मा बॉन्ड। तो पाई इलेक्ट्रॉन अभी जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा कि पाई इलेक्ट्रॉन होते क्या है। तो अभी भी बता दूंगा किसमें कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं जिसके कारण सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लो, ये हो गया। अगला कॉन्सेप्ट है एक ओवरलैपिंग। अगला जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में, अगला टॉपिक जल्दी से लिखो इसको, फिर कंप्लीट करते हैं इसको। ओवरलैपिंग मतलब हिंदी में इसके क्या है, अतिव्यापन, अतिव्यापन, अतिव्यापन। अब देखो इसमें क्वेश्चन ये आता है, अब हमने क्या देखा था, एक थोड़ा सा थियरी है, समझ लेना। आपको यहाँ से बोला जा रहा है कि चलो मॉल चलते हैं घूमने, आपका मन नहीं है, ठीक है, आपका मन नहीं है, सपोज यहाँ बैठे रहने का मन कर रहा है, आपको मन नहीं है आपका, कोई बोल रहा है कि चलो और कहीं घूमने जाते हैं, आपका मन नहीं कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, हमने अभी जब इलेक्ट्रॉन का परिभाषा पूरा चीज़ देख रहा था, हमने इलेक्ट्रॉन का परिभाषा जब देखा तो हमने क्या देखा कि त्रिविम दिशा में इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ ज़्यादा पाया गया वो कक्षक कहलाता है, बोले थे ना। इस रूम में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जहाँ भी पाया जाएगा वो हिस्सा कक्षक कहलाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वही प्रवृत्ति को देखते हुए हम इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा हम उसको नहीं देख पाते। अब मान लो इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर ही नहीं है तो कैसे बॉन्डिंग करेगा। मान लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा है तो Cl को दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा। ये भी तो एक केस हो सकता है। हमने क्या बोला सिंपल सा कि भैया हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लिया और Cl को दे दिया, Na के इलेक्ट्रॉन को लिया इसको दे दिया, तो हम जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस वो क्या पॉसिबल है कि हम तुरंत Cl को दे दें, नहीं है पॉसिबल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर Cl नहीं है तो भैया मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होंगे। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं हो पा रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन का जो है मैचिंग नहीं हो पा रहा है, तो कैसे पॉसिबल होगा कि वो दोनों स्टेबल हो गए, HCl मॉलिक्यूल का कैसे फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो तो बात आती है जैसे H2 मॉलिक्यूल, तो मान लो मैं अगर हाइड्रोजन लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2, ठीक है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको, H2 मॉलिक्यूल बना लिए। लेकिन अगर मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन का मिलाप नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रॉन उधर घूम रहा है उसको हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसको इसका इलेक्ट्रॉन हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो क्या H2 मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन अगर दोनों पकड़ में आ गए तो क्या बन जाएगा, H2 मॉलिक्यूल बनता है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम क्या करते हैं, इस केस में आता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। आपको मन नहीं है मॉल जाने का, लेकिन मैं अगर रूम को ही मॉल के पास ले जाऊँ तो आप कहाँ रहोगे, मॉल में रहोगे ही नहीं रहोगे। मॉल को यहाँ ले आऊँगा तो आपके पास होगा ही नहीं आधा। या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, मॉल को आधा दूर लेके गया, इस वाले बिल्डिंग को आधा दूर लेके गया, मॉल का मॉल हो गया, तुम नहीं जाने वाले तो फिर भी चले गए। तो क्या होता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होता कैसे, कौन कौन से ऑर्बिटल बताए थे, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। तो हम क्या करते हैं, अगर जो h का इलेक्ट्रॉन है कौन से ऑर्बिटल में पाया जाता है जी, 1s1 पाया जाता है कि नहीं, ये किस में पाया जाएगा, इसमें भी 1s1। तो मैं अगर क्या करूं, जो s ऑर्बिटल की आकृति मैंने कल बताई थी ऐसे स्फेरिकल शेप की होती है, तो मैं अगर क्या करूं, दोनों s ऑर्बिटल को मिक्स कर दूं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, दोनों मिक्स होंगे कि नहीं होंगे। आप ही लोग सोचो ना कि मैंने क्या करा, 1s का इलेक्ट्रॉन अपने में घूम रहा है आराम से, तो कोई मतलब नहीं है ना, घूम रहा है, उधर का इलेक्ट्रॉन अपने पास घूम रहा है। लेकिन मैं इन दोनों को ऐसे मिला दूं तो
इन दोनों का मिला दो तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक टाइम ऐसा अगर मैच करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होएगी। सिंपल सी बात है, वही एग्जांपल हुआ ना साफ साफ। आपको मन नहीं है मॉल जाने का, और मैंने क्या करा, आप वो सीधा ये बिल्डिंग को ही लेके मॉल के साथ जाके मैच कर दिया, जा मॉल के अंदर ही रख दिया बिल्डिंग को ही लेके। आप सब लोग कहाँ बोलो, कहाँ है भाई, हाँ नहीं मॉल में हूँ। अभी क्या बोल रहे थे, नहीं साई एग्रीकल्चर में हूँ मैं, अभी यही बोलोगे ना। लेकिन मैं अभी उठा के ले जाऊँ तो आप देखोगे चारों ओर मॉल दिख रहा है आपको, सब पेंटालून्स दिख रहा है, सब दिख रहा है, KFC दिख रहा है, सब दिख रहा है। क्या बोलोगे फ़ोन करके, अरे मॉल पहुँच गया यार मैं। किसके साथ बॉन्डिंग हुई, मॉल के साथ हुई कि नहीं हुई? ठीक है, समझ में आ गया। तो सेम ऐसी होता है। अब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में होता है 3 प्रकार की, ठीक है। तो पहले प्रकार का लिखो, अब समझ में आ गया। अब देखो, लेकिन H2 मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पॉसिबल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो पॉसिबल वो फॉर्मेशन जो है पॉसिबल है, लेकिन हीलियम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। कैसे होगा, क्योंकि हीलियम के पास तो ऑलरेडी उसका इलेक्ट्रॉन फुल है, He2 मतलब क्या होता है, He2 मतलब हीलियम के पास ऑलरेडी 1s2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ना भाई, उसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन, और क्यों ओवरलैप करेगा। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे तो क्या था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था। जब हम इसका करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन हीलियम पढ़ते हैं कि नहीं। तो हमारा क्या रहता है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, लिथियम 3, पढ़ते हो ना, यही पढ़ते हो ना। तो देखो यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, हम हीलियम 2 बोल रहे हैं, मतलब एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं। एटॉमिक नंबर का परिभाषा क्या होता है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको किसी के साथ ओवरलैप करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना, जिसको काम रहेगा वही तो ओवरलैप करेगा। इसलिए He2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है, H2 मॉलिक्यूल बना सकते हैं, हीलियम मॉलिक्यूल नहीं बना सकते, H2 मॉलिक्यूल हम बना सकते हैं। ठीक है, किससे किससे बना सकते हैं, हीलियम नहीं बनेगा, हाइड्रोजन बना के H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको लिख लो कि He2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन संभव नहीं है और H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जो है संभव। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की। उसमें अगर आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, कौन सा ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो ओवरलैपिंग होता है वो होता है आपका SS ओवरलैपिंग। ठीक है, क्या है SS ओवरलैपिंग, मतलब S मतलब हम यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल। ठीक है, खाली S ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या है वो, ऑर्बिटल है। दूसरा आपका होता है SP, S और P को भी मिला सकते हैं हम। ठीक है, तीसरा PP ऑर्बिटल भी पाया जाता है। ठीक है, ये भी होता है। तो PP के होते हैं 2 प्रकार। ठीक है, 2 प्रकार कौन कौन से, PP के ओवरलैपिंग के 2 प्रकार कौन कौन से, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कैसे होता है मैं पूरा आपको बताऊंगा। हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है, और ये होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इसका हिंदी में आप लोग लिख लो, ये हेड ऑन वाले में लिखो, हिंदी इसका जो होता है वो होता है आपका समाक्ष अतिव्यापन। समाक्ष इसका हिंदी, समाक्ष अतिव्यापन को हम हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, और पार्श्ववर्ती अतिव्यापन को हम क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब बात क्या आती है, ये समझ में आ गया सभी को, क्लियर है कि SS ओवरलैपिंग करके एक मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब बात आती है, आपको जानना पड़ेगा सर SS ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो हमको उसके लिए क्या जानना पड़ेगा, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम डायग्राम बना देते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग कर लो SS ओवरलैपिंग। तो SS ओवरलैपिंग भैया, ये हमारा हो गया S ऑर्बिटल, ये हो गया हमारा S ऑर्बिटल। दोनों को अगर मैंने क्या करा, जोड़ दिया, तो दोनों को अगर मैंने जोड़ा तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, सीधा 2 डॉट भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन भी ऐसे कर, बन गया कि SS ओवरलैपिंग। ठीक है, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे आप वो कर सकते हो कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो, जो भी करना है कर। ठीक है, अब देखो SS ओवरलैपिंग से क्वेश्चन जो आपका पूछता है
एसएस ओवरलैपिंग से, इसमें से यही क्वेश्चन बस पूछता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, बॉन्ड बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। एसएस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। क्लियर है। दूसरा चलो लिखो एसपी। दूसरा जो होता है हमारा क्या, एसपी। दूसरा ओवरलैपिंग का जो प्रकार है एसपी, इसको भी नहीं लिखे हो क्या कॉपी में? ओए क्या पढ़े थे तो केमिस्ट्री, ऐसा थोड़ी चलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है, पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है, कौन सा शेप होता है? डंबल शेप। जितने लोग नए आए हो अभी सीख लो अच्छे से कि जो पी ऑर्बिटल का शेप होता है ना, वो होता है डंबल शेप। तो डंबल शेप हम कैसे बनाते हैं? एक हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। पी ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो ऐसे रहता है। तो इसको हम ओवरलैपिंग कराएंगे तो कैसे बनता है? ये ऐसे बना दिए और हमने क्या करा, ऐसे, ठीक है। इसके बीच में ऐसे, दोनों के बीच में हमारा बॉन्डिंग होगी, ठीक है। ये हमारा हो गया एसपी, ठीक है, एस ऑर्बिटल। और ये हो गया पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, अपना बना लिया एसपी। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब इससे मिलने से हमारा बनता है सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। याद रहे। अब हमारा जो ट्विस्ट आने वाला कहानी में, वो आपका पी ऑर्बिटल में ट्विस्ट आने वाला। पी ऑर्बिटल की आकृति क्या होती है? पी ऑर्बिटल की आकृति डंबल, लिख लो इसमें, डंबल शेप, डंबल डंबल, वो डमरू, ऐसे डमरू नहीं देखे हो? डमरू कैसे दिखता है? वैसे दिखता है ना। और ये होता है स्पेरिकल, गोल गोल। इसकी डमरू की आकृति होती है, इसकी जो डमरू दिख रहा है ऐसी, ऐसे दिखता है वो पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब बात आती है पीपी ऑर्बिटल की। तो पीपी ऑर्बिटल में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे समाक्षाति व्यापन, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग देखेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग देखेंगे। तो कैसे होता है पीपी में? हम देखते हैं, ये हो गया। तो कैसे बनता है ये देखो। तो पीपी में बनेगा हमारा, ऐसे बना लिए, और हमारा जो दूसरा बनेगा वो हमारा ऐसे बनेगा। दोनों पी ऑर्बिटल जुड़ गए, पी ऑर्बिटल मिला दिए, दोनों मिला के ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये बन गया। इससे बनने से हमारा बनता है सिग्मा बॉन्ड। तो इंग्लिश मीडियम वाले जब हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसका ये वाला सिरा मतलब ऊपर वाला सिरा, इसलिए हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं, कोएक्सियल जिसको बोलते हैं, कोएक्सियल बोलते हैं दूसरा नाम। ये हेड दोनों मिला के हेड ऑन ओवरलैपिंग, समाक्षाति व्यापन, और बनता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। दूसरा लिखे होगा आप लोगों ने, साइड वाइज ओवरलैपिंग लिखा होगा। तो साइड वाइज क्या होता है ना, साइड से होता है ऐसे। देखो ये कैसे ओवरलैपिंग हो रहा है, ऐसे। आप ही लोग बताओ। अब देखो, हम सिग्मा बॉन्ड, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछता वैसे, याद रहे। सिग्मा बॉन्ड, और ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन ज़्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ठीक है। तो मैं अगर हाथ को ऐसे पकड़ूंगा, हाथ को मैं ऐसे पकड़ूंगा जोर से, और मैं बॉन्ड बना लिया ना मैं, पीपी ऑर्बिटल देखो ऐसे दिख रहा है ना। लेकिन मैं अगर ऐसे बॉन्डिंग करूंगा तो ये हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग दिख रहा है, और ये अगर ऐसे करूंगा तो कौन सा जल्दी टूटेगा? ये जल्दी टूटेगा ना। लेकिन अगर ऐसे किया तो खींचने में ज़्यादा ताकत लगेगा। इसलिए याद रहे, सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है, ठीक है। तो आप ही लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बनता है। और आपको अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग करना है तो आप लोग क्या करोगे? ऐसे, ठीक है, जिसके कारण हमारा बनता है पाई बॉन्ड, ठीक है। ये आपको याद रखना है इसमें, पाई बॉन्ड, पाई ऐसे, ये पाई ऐसे, और इंग्लिश में ऐसे इसको उसमें लिखना है तो पाई ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को इसमें याद रखना है, बॉन्ड का तो याद कर लिए, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बंध ऊर्जा कितनी होती है, किसकी क्या होती है, बंध लंबाई याद कर लिए। आपको बस याद रखना है कि किसमें कौन सा ओवरलैपिंग होता है जिसके कारण हमारा ये बनता है, ये याद कर लोगे। अब बात आती है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ये बोला गया, वैलेंस बॉन्ड मतलब वैलेंस के इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड के अगर आप लोग अगर हिसाब से देखोगे, मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वही वैलेंस के इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो थे वही वैलेंस के इलेक्ट्रॉन होंगे। अब होता क्या है, जैसे कार्बन का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, चलो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार करके देखो। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, चलो। कार्बन का और बोरॉन का और बेरिलियम का, मतलब कार्बन, बोरॉन और Be, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। कितना कितना हुआ? 2 2 4 2 6 2 2 4 2 5 हो गया। बेरिलियम का 4। किसका किसका हो गया है कॉन्फ़िगरेशन? अब देखो, जो ओवरलैपिंग में हम पढ़ रहे थे, तो ओवरलैपिंग में एक थियोरी आता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करता है, वो क्या कहता है, वो थ्योरी ऐसा कहता है कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे के साथ मैच करके क्या कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मतलब एक संयोजन, मतलब दूसरे किसी भी मॉलिक्यूल के साथ मिलके, दूसरे एटम के साथ मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब हम जैसे देखे थे कि 1s का एक इलेक्ट्रॉन बचा था ना, 1s का एक इलेक्ट्रॉन बचा था और दूसरे हाइड्रोजन का 1s का इलेक्ट्रॉन बचा था। जैसे समझना चीज़ों को, जैसे हमने क्या करा था, हाइड्रोजन का 1s1 किया था, ठीक है, और दूसरे हाइड्रोजन का 1s1 किया था, दूसरे हाइड्रोजन का भी हमने क्या किया था, 1s1 किया था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हमने क्या करा था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के हमने क्या करा था, दोनों में ओवरलैपिंग करा के एक H2 मॉलिक्यूल बना दिया था, ठीक है। अब दूसरा चीज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है कि जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसकी उतनी क्या होगी, वैलेंसी होती है, उसकी उतनी क्या होती है, वैलेंसी होती है। लेकिन ये वैलेंसी जब हम संकरण का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो अगला हेडिंग आप लोग देखोगे, लिखो मतलब हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, संकरण, हिंदी में संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसका जो अगला जो टॉपिक है आपका संकरण, वो होता है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, संकरण। अब देखो, अब संकरण इस बात को डिनाई करता है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम मिक्सिंग कर दे रहे थे, ठीक है, और जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना उसकी वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी हमने कितना लिखा है, देखो कार्बन की वैलेंसी हमने कितना लिखा है, ऊपर अभी जो लिखवाया था पीरियोडिक टेबल में 4, और आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखे हो, देखो 2 लिख रहा है, 2 दिख रहा है। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा है ना, देखो कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है कार्बन का, तो क्या दिखा है उसमें, 2 दिख रहा है, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो एक से एक थ्योरी दिया गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया। फिर ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट का क्या होता है, ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन। जैसे आप लोगों ने हाइब्रिड चीज़ तो पढ़ा होगा आपने के फसल में भी, कि किसी फसल को कैसे हाइब्रिड तरीके से हम उसको वो बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे नस्ल का जो है वो उसमें मिला के एक नया मतलब जो है पौधा वो करते हो ना, इतना तो पढ़े हो गया अपने एग्रीकल्चर वाले में। तो सेम क्या होता है, हम भी क्या करते हैं, ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन होता है कि समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को हम क्या करते हैं, जब मिक्स करते हैं तो उसी प्रकार के ऊर्जा का एक नया ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। तो कैसे होता है समझना। तो आप लोगों को जैसे मैं बता रहा हूँ, तो कार्बन का अपने कॉन्फ़िगरेशन करा होगा 1s2 2s2 और 2p क्या लिखा है, 2p2 लिखा है। चलो लिख देते हैं यहाँ पे, हमने क्या करा है, जैसे अभी एग्जाम्पल बताऊँगा, 1s2 और आपने लिखा है 2s2 और क्या लिखा है 2p2 लिखा है, ठीक है। अब देखो, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से क्या हो रहा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बताया था कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ये पेयर्ड है, क्यों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्यों भाग लेगा, ये पेयर्ड है ना अपने में, क्यों देगा अपने इलेक्ट्रॉन को। He2 दे रहा था अपना इलेक्ट्रॉन, हीलियम दे रहा था, नहीं दे रहा था, ठीक है। लेकिन ये अगर क्या कर सकते, अनपेयर्ड है तो इलेक्ट्रॉन देंगे कि नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब उसकी वैलेंसी, तो कार्बन की वैलेंसी तो हम तो 4 पढ़ते आ रहे हैं, तो कार्बन की वैलेंसी आपको कैसे दिख रही है, 2 दिख रही है कि नहीं। आप बोरॉन का भी करके देख लो, ठीक है, आप ये बेरिलियम का भी करके देखो, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, अब हमने क्या करा, इसको हमने क्या करा, दूसरे ऑर्बिटल के साथ हमने क्या क्या हाइब्रिडेशन प्रोसेस कराया, जिसके हमारा क्या होता है, नए मतलब एक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है समझना, जैसे CH4 मॉलिक्यूल है ना, CH4 मॉलिक्यूल है, कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 4 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 4 हाइड्रोजन है कि नहीं है, 4 हाइड्रोजन है ना, लेकिन उसके पास तो वैलेंसी नहीं है ना, कैसे करेगा, उसके पास तो वैलेंसी नहीं है कि 4 हाइड्रोजन अपने साथ जोड़ सके, तब तो जाके CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा ना। तो कैसे होता है कि जब हम एनर्जी देते हैं, किसी भी एक ऑर्बिटल को, तो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, एक जगह से दूसरे ऑर्बिटल में जंप कर जाते हैं। इट मीन्स आप लोग जब इसको डीप में समझोगे ऐसे ही,
तो क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एक स्टेट में चले जाता है। तुमको बताओ ना, अभी तुम बैठे हो आराम से, बड़े आराम से, तुमको मैं धक्का दे दूंगा, तुम खिसकोगे नहीं खिसकोगे? तुमको तुम्हारा जितना वेट है, तुम्हारे जस्ट डबल वेट का आदमी तुमको धक्का देगा तो तुम उधर खिसकोगे नहीं खिसकोगे? अपना जगह छोड़ोगे? तो क्या होता है, तो इसको क्या लिखा जाता है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको जो पहला जो दिया गया है ना, इसको क्या कहा जाता है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका हिंदी में क्या है, हाँ, मूल अवस्था। इसको क्या कहा जाता है, ग्राउंड स्टेट को मूल अवस्था कहा जाता है, जो ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, इसको ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन दूसरा चीज़ जब आता है एक्साइटेड स्टेट, जब हम क्या करते हैं, हम देखो डायरेक्ट इसको तो एनर्जी नहीं दे सकते, हम स्टेप बाई स्टेप आएंगे ना। हम जब इधर से आते हैं तो ये न्यूक्लियस के पास ये पड़ेगा, न्यूक्लियस के पास कौन पड़ेगा, यही पड़ेगा ना, फिर ये, मतलब इससे दूर बढ़ते जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अब देखो मैंने अगर इसको एनर्जी दिया, तो इसको अगर एनर्जी दूंगा तो ये क्या हो जाता है जाके, तो हमारा ये जो ऑर्बिटल है ये हमारा सेम इट इज रहेगा ऐसे। और अब होता क्या है समझना, अब ये हो जाता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जाके एक्साइट होके ये क्या करता है, पीजेड वाले में चले जाता है। ये क्या करता है, पीजेड वाले में चले गया। अब बताओ चलो कितना हो गया वैलेंसी, 1 2 3 4 हुआ। अब हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करा है, चलो लिख देते हैं, s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, 1s2 2s2 और 2p2 किए कि नहीं। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 1s2 2s1 और यहाँ पे 2p3 हो गया। ये कौन सा ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन, तो सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है। ऐसे लिखोगे ना, ऐसे, ठीक है। तो क्या करेगा, चूंकि हमारे पास ऑलरेडी इस स्पिन में है, ठीक है, क्लॉकवाइज वाले में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा स्पिन ऑलरेडी एच हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एच 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 और एच, ठीक है। तो हमारा किसका, ये जो ऑर्बिटल है किसका है, कार्बन का है, ठीक है कि नहीं है। तो कौन सा ऑर्बिटल, एस का एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है और पी का 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। जब आप लोग पौधे में भी पढ़ते हो, एक ऑर्बिटल मतलब संकरित पौधा बनाते हो, तो कैसे होता है, कुछ नया नाम देते हो उसको, एक मिक्स हाइब्रिड का नाम देते हो कि नहीं देते हो। तो इसमें भी क्या होता है, अब ये क्या बनाया, ये बनाया sp3 ऑर्बिटल। तो जब हम कार्बन का एग्जाम्पल में आपको पूछेगा, आपको एग्जाम में, कि अभी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है, CH4 में कार्बन का संकरण कौन सा है, sp2 है, sp3 है, sp3d है, क्या है। तो आप लोग को आंसर करना है, कार्बन CH4 में कार्बन का जो संकरण है वो है sp3, ठीक है। और ये हमारा क्या कहलाता है, एक्साइटेड मतलब स्टेट, उत्तेजित अवस्था जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। तो ये तो बहुत डिटेल में चले गए, अभी मैं आप लोगों को पूरा शॉर्टकट बताऊंगा कि आप खाली वैलेंसी देख के कैसे आप हाइब्रिडेशन बता सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। दूसरा एग्जांपल है, इसको लिख लो पहले, ये तो पहले समझने के लिए है कि कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन जंप करके, हमारा जो इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ गया, इसको वैसे बना लो एक्साइटेड स्टेट में, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा, अब एक चीज़ और लिख सकते हो, संकरित अवस्था मतलब हाइब्रिडाइज जो है स्टेट, इसको लिख सकते हो अगला बना के, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको लिख लो जल्दी से। अब एकदम आसान सा एग्जांपल बताऊंगा आप लोगों को, उसको आप लोग बनाना, फिर एकदम समझ में आ जाएगा कि हर एक मॉलिक्यूल का आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। और एक क्वेश्चन आता है उसमें से, पूरे संकरण वाले चैप्टर में से, अभी लोन पेयर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग लाइव वाले समझ में आ रहा है, CH4 का हाइब्रिडेशन कैसे हुआ, CH4 में कार्बन का हाइब्रिडेशन हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लिखो, एकदम आसान सा है, NH3। NH3
अब क्वेश्चन उसमें ये रहेगा, कैसे थक गए क्या? ओए नहीं, पक्का? आप लोग लाइव वाले एग्जांपल लिखो NH3 का, कोई बता पाएगा तो। अब क्वेश्चन ये है कि NH3 CH4 मतलब हमारा क्या है? मीथेन है। ऑर्गेनिक में सीखेंगे, सब मॉलिक्यूल का नाम सीखेंगे। NH3 का नाम है अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन का जो संकरण होगा वो क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो देखो, पहले एक चीज़ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ मैं, फिर आप लोग बनाते जाना, जैसे भी एग्जांपल देते जाओ समझते जाना। तो ये शॉर्टकट तरीका है अभी जो मैं बता रहा हूँ, आप लोग को ये डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है? अब समझना। तो सबसे पहला स्टेप, जब कभी भी संकरण पूछता है, याद रहे, एक स्टेप वाइज स्टेप लिखा रहा हूँ मैं। देखो, एग्जाम में संकरण का क्वेश्चन जब भी आता है तो सबसे पहले क्या देखना है, देखना एक पहला चीज ये होता है कि आपको सेंट्रल एटम पहचानने आना चाहिए। देखो ना, मैं सब चीज़ एक एक करके मीनिंग बताऊंगी, ये पूरा शॉर्टकट है। आपको हाइड्रोजन का कुछ भी क्वेश्चन दूंगा, अभी देखना फट से बना लोगे, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या पहचाना आना चाहिए? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मतलब जो बीच का परमाणु है, जो जिससे जुड़ेंगे एटम, ठीक है? दूसरा, इसी कॉमा में लिख लो कि अटैच्ड एटम मतलब जो जुड़े होंगे एटम, उसको आपको पहचानना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? फॉर देखो एग्जाम्पल के साथ मैं एक वो बताते जा रहा हूँ पॉइंट वाइज। सेंट्रल एटम तो NH3 अणु में जो सेंट्रल एटम है कौन है? N है, और अटैच्ड एटम जो है वो क्या है? H। पहला ट्रिक, ठीक है? इतना याद कर लो, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, एक टेबल भी बता दूंगा, उसमें आप लोगों को वो हो जाएगा। पहला तरीका, सेंट्रल एटम पहचान लिए, ठीक है? दूसरा, सेंट्रल एटम का आप लोग को क्या याद होना चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? आप लोग हिंदी में अपने शब्द में लिखो कि दूसरा स्टेप में पहले अब क्या लिखो, हमको सेंट्रल एटम और अटैच्ड एटम हमको पहचानने आना चाहिए। पहला पॉइंट आप लोग लिखो। उदाहरण के लिए NH3 में सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। दूसरा एग्जाम्पल, CH4 में सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। अटैच्ड एटम कौन है? ठीक है? आपका क्या हो जाएगा? जैसे हमने क्या किया था, PCl3 लिखे थे ना अभी, ये हमारा कौन है? सेंट्रल एटम P है, और अटैच्ड एटम क्या है? Cl3। क्लियर है? ये आपको ऐसे पहचानने आना चाहिए। तो अभी एग्जांपल करते जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन थोड़ा एक आध दो एग्जांपल हमने बता दिया, उसको देखो आप लोग। दूसरा चीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आपको सबसे पहला क्या पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम का, जो इतने भी लाइव भी हमको सुन रहे हैं वो देख लो आप ध्यान से। सेंट्रल एटम का आपको क्या पता होना चाहिए? सेंट्रल एटम का आपको पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आपको मैंने उसमें लिखवाया था। तो आप लोग हिंदी में लिखो दूसरे पॉइंट में कि सेंट्रल एटम का हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। ऐसे लिखो आप लोग कॉपी में, तब जाके क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? लिख लिए? जो बोल रहे कम से कम लिखना उसको। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब NH3 में किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करोगे? NH3 में नाइट्रोजन। अरे यार सब तो लिख दे रहा हूँ यार, एक एक पॉइंट बोलो ना। नाइट्रोजन का। CH4 में कार्बन का। PCl3 में फास्फोरस का। क्लियर है? अब देखो ये हो गया। तीसरा चीज आपको क्या पता करना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बंधित इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, ठीक है? और कॉमा करके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम में आप लोग यहाँ पे बगल में लिख लो, हिंदी वाले जो भी हैं। सेंट्रल एटम में आप लोग लिखो कि सेंट्रल एटम में अब 5 इलेक्ट्रॉन है। समझना, चीज़ों को समझना। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से हमको क्या फाइंड आउट करना है कि उसमें से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। 5 में से 3 बॉन्डेड हो सकते हैं, और जो बचेंगे वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। 4 के 4, 5 के 5 भी बॉन्डेड हो सकते हैं, ठीक है? तो उसी को कहा जाता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। तो कैसे होता है समझना। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसको कर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। एक होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और ये होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। जो बच जाए तो समझना किसको कहते हैं।
जो इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 है कि नहीं। अगर चारों के चारों हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए, चारों के चारों अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए, इट मीन्स कार्बन में 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर कार्बन में 4 की जगह 2 जुड़े हैं और 2 बच गए, ठीक है, समझना चीज़ों को। कार्बन में यहाँ दिख रहा है ये वाला, सबको दिख रहा है ना, यहाँ पे कार्बन में मान लो सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कार्बन में यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 फिर से मैंने लिख दिया। अगर ये ऐसे चारों के चारों हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए, चारों के चारों हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए, मतलब कार्बन में किसी भी प्रकार का नॉन बॉन्डेड या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया। लेकिन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं और 2 बच गए, तो केमिस्ट्री में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा होता है, इसको लोन पेयर कहा जाता है। समझ में आया जी, तुमको नहीं आ रहा तो समझ में कि एक बार और बोलूँ, समझना ध्यान से। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। अगर चारों के चारों जुड़ गए तो कौन सा इलेक्ट्रॉन, बंधित इलेक्ट्रॉन। समझ में आया अपना, चारों के चारों जुड़ गए तो क्या इलेक्ट्रॉन, बंधित। 4 में से 2 जुड़े तो कितने बंधित इलेक्ट्रॉन, 4 में से 2 जुड़े हैं, जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन को बंधित इलेक्ट्रॉन। अरे सिंपल सी बात है यार, बार बार उसी चीज़ को, इतना मतलब उतना भी तो एकदम इनोसेंट नहीं हो तुम लोग। बाकी कोई चीज़ का तो बहुत समझ में आता, हाउ टू पुट द स्टेटस, हाउ टू अपलोड पिक्चर ऑन द इंस्टाग्राम, हाउ टू शेयर, हाउ टू डिलीट, हाउ टू चैट, हाउ टू सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट, सब पता है। और ये जब नॉर्मल चीज़ जिसमें आपका फ्यूचर बनने वाला, भविष्य बनने वाला, उसको नहीं समझ पाते हो। साफ साफ बोल रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ता है, 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो कितना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 4। 2 जुड़ेगा तो 2 बच गए, जो उसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। ठीक है, हम इसको काउंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा है। लेकिन केमिस्ट्री में 2 इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा होता है, जिसका नाम दिया गया ये क्या नाम, लोन पेयर। अब भूलोगे, किसी को कोई डाउट है। 4 इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ गए तो 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अगर 4 में से 2 जुड़े हैं और 2 बच गए, अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि ये बच गए तो कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर, क्योंकि 2 का एक जोड़ा तो 4 का 2 जोड़ा हुआ कि नहीं हुआ। समझ में अभी बहुत सारे तुमको 3-3 जो 6-6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखने मिलेंगे, अभी देखना तो। इसलिए समझो चीज़ों को, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि देखो ऐसे समझना है कि सेंट्रल एटम सबसे पहले पहचानना है, अटैच्ड एटम पहचानना है। किसी भी पुस्तक में आपको खोज के मेरे को बता दो कि ऐसा कहीं पे दिया होगा, उसके बाद भी नहीं पढ़ पाया तो हमारी गलती नहीं है। और ये तुम्हारे लिए शॉर्टकट बनाया जा रहा है कि कैसे आप लोग केमिस्ट्री नहीं जानते हुए भी कैसे केमिस्ट्री को ईजी मतलब बनाया जा सकता है। अपने से हाइब्रेशन निकाल के देखो ना, मैं मान जाऊंगा फिर, बिना शॉर्टकट तरीके से। और सब चीज़ पूरा ऐसे होता है, जैसे बच्चों को दाल भात नहीं खिलाते हैं, वैसे टाइप का तुम्हारे साथ मतलब वो ट्रीट किया जा रहा है। क्योंकि तुम्हारा ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ भी तो कोऑपरेट करो। ठीक है, तुम्हारे नई चीज़, इंसान नई चीज़ को सीखता ही नहीं सीखता है, किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेट करके चलो। और तो वो अच्छी बात है कि हम स्टार्टिंग से, तुमको केमिस्ट्री नहीं आता है, तुमको स्टार्टिंग से बता रहे हैं, तो नई चीज़ सिखा तो सीखो ना भाई। तुम बेसिक में क्यों जा रहे हो, जो हम बता रहे हैं वो समझ के हम पहले ही सीख रहे हैं, उसको समझो और वो ध्यान लगाओ उसमें। क्यों नहीं समझ में आएगा, तुमको केमिस्ट्री नहीं पता है, लेकिन हम जो बता रहे हैं आप लोग को ये है कि मतलब ये समझो कि हम पहली बार केमिस्ट्री सुन रहे हैं और सही में हाँ ये ऐसा होता है। मैं बोल रहा हूँ लुईस डॉट, हाँ लुईस डॉट, तुमको क्या मतलब लुईस डॉट है कि नहीं है, हम बता रहे हैं सही बता रहे होंगे, तुमको एग्जाम पास करना है। ठीक है, तो देखो ये हो गया। अगर मैं ऐसे कर दूं तो 3 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर का एक जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा। ठीक है, अगर ऐसे जुड़ गए तो कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ठीक है, तो किसी चीज़ को प्यार से बोलते हैं समझ जाना। ठीक है, जब प्यार से बताते थे एकदम समझ जाना। तो और इसी जो माइंड सेटअप का लो भी जो बताया कि ये मेरे लिए नया है, और जो बता रहे हैं सर खड़े होकर यहाँ पे चिल्ला के, जिसमें हमारा कान दर्द हो जा रहा है, वो मेरे लिए वो सर्वमान्य है, अंतिम और सर्वमान्य बोलते हैं ना हिंदी में, वो वही है। और कभी मैं ज़िंदगी में नहीं देखा था केमिस्ट्री, और मैं ये सीख रहा हूँ नया, तब जाके सीखोगे। अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओ, एक्स्ट्रा दिमाग रहता तो एग्रीकल्चर में नहीं पढ़ रहे होते अभी, केमिस्ट्री BSc वगैरह नहीं करते। इसलिए ध्यान से सुनो। अब देखो, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गया, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, ये पहचान लिए। अब हमको क्या करना होता है, दोनों संख्याओं को जोड़ना होता है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो एग्जाम्पल के लिए,
अगर मान लो सपोज मैंने एक एग्जांपल, तो हाँ यहाँ पे लिख लो, ऐड करना है, लिख लो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, जोड़ना है। ऐसे लिख लो हिंदी में, आखिरी पॉइंट लिख लो कि ऐड करना है हमको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को और लोन पेयर को। बॉन्ड पेयर भी बोलते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो या फिर बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हो। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को दोनों को जोड़ना है। और हम आपको क्या सिखा रहे हैं अभी, संकरण निकालने का तरीका सिखा रहे हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ना है, लिखे बॉन्ड पेयर को और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आखिरी में जोड़ना है। ठीक है, अब कैसे जोड़ेंगे देखो, अमोनिया में फॉर एग्जांपल, अमोनिया मॉलिक्यूल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर है, मतलब 3 जुड़े हुए हैं, और कितने होते हैं टोटल, 5 होते हैं, बचे कितने, 5 में से 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। समझना, देखो आराम से बोल रहा हूँ, समझना। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 जुड़ गए, 2 बचे, बॉन्डेड कितना और लोन पेयर कितना, और 3 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर बोलोगे या फिर ये बोल लो, तो हम कैसे जोड़ेंगे देखना। अभी आप लोगों ने क्या बोला, 3 बॉन्ड पेयर बोला और कितना लोन पेयर बोला, इलेक्ट्रॉन नहीं लिख देना, याद रहे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है, 2 को 1 लिखना है, 4 को 2 लिखना है, 6 को 3 लिखना है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। तो जब हम जोड़ते हैं तब क्या होता है, S का 1 और P का 3, कौन सा संकरण हो गया, sp3। तो जब कैसे होता है इसको मैं पूरा बताऊंगा, एक चार्ट बताऊंगा आप लोगों को, उसको आप लोग कैसे भी एनी हाउ उसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, जब 4 होता है तब क्या होता है, sp3। जब 3 होता है तो क्या होता है, S का 1 और P का 2, क्या होता है, sp। मतलब जब हमारा ये जो वैल्यू होगा, अगर 2 होगा, सॉरी 3 होगा तो क्या हो जाएगा, sp2 होगा। और अगर इसका वैल्यू अगर 2 होता है तो क्या होता है, sp होता है। तो कौन कौन सा संकरण है, आप घर में पूछता या फिर कहीं से भी सर्च करते हो, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। कितने प्रकार के हमारे संकरण होते हैं जो आप लोगों को मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो नाम भी उसका होता है लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल और पेंटागोनल। इतना हमारे हाइब्रिडेशन होते हैं। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा किसकी आकृति कैसी होती है। आपको पूछा जाता है ना कि अमोनिया की आकृति क्या होती है, नहीं पिरामिडल होती है। तो सर आप इस नाम में तो पिरामिडल कहीं बोले ही नहीं हो। वाटर की आकृति क्या होती है, वी शेप होती है। सर आप वी शेप तो बोले नहीं हो, आप तो टेट्राहेड्रल बोले हो, आप स्क्वायर वो बोले हो, पेंटागोनल बोले हो, लेकिन वो वी शेप भी आएगा, वो बताऊंगा मैं आपको। क्लियर है? तो इसी नियम को पालन करते हुए अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग उसको बनाना। क्लियर है कि उसमें नाम नहीं बताना अभी, स्ट्रक्चर एक होता है जियोमेट्री, एक होता है शेप, उसको हम बताएंगे कैसे होता है। लेकिन आप लोग को एक एग्जांपल सिंपल से दे रहा हूँ, BCl3 इसको बनाना है। चलो इसका BCl3 में इन नियम को पालन करते हुए देखो यहाँ पे एक और लाइन कर लो कि अगर 4 होता है तो sp3 होता है। इसको तो हम एक बार और बता देंगे फिर से, लेकिन अभी ध्यान रखे रहो। ठीक है, 4 होगा तो क्या होगा, sp3, ठीक है, 3 होगा तो sp2। ठीक है, एक बार बना के देखो कितना बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर हो, उसको बता के देखो। BCl3 है, चलो करके देखो। और एक कर लो PCl5। ये दोनों क्वेश्चन का इस नियम का जो मैं लिखा हूँ ये इसको पालन करते हुए सबको बनाओ। चलो, और यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर हम लिख दे रहे हैं, जिसको क्वेश्चन डाउट होगा, समझ में आ रहा है, वो पूछ लेना। ठीक है, जब कभी भी कुछ डाउट होता है तो। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो। कुछ भी डाउट होता है अननेसेसरी नहीं, जो भी डाउट होता है आप लोग पूछ लेना। ठीक है, इसको नोट कर लो, जो भी डाउट होगा आपको मैसेज कर देना। ठीक है।